क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 309, दूसरा अभयारण्य। बचपन से ही उसे सिखाए गए हर स्थापित आदेश के खिलाफ उसकी उद्दंड लड़ाई में अनगिनत चोटों को सहन करने के बाद अलारिक के घायल शरीर को अंतःपथों की नदी से बाहर निकाल दिया गया और उस कक्ष में वापस लौटा दिया गया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। एम्मा, जो काफी समय से नदी के माध्यम से अपनी दौड़ पूरी कर चुकी थी, उत्सुकता से उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अलारिक खुद पर खतरा पैदा कर रहा था। एक नया रास्ता बनाना, एक ऐसा रास्ता जो स्थापित रास्ते के विपरीत जाता हो, यह आसान नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो लगभग असंभव होता। कृपया सुरक्षित लौट आएं। कुछ क्षण बाद एक खून से लथपथ टूटा हुआ शरीर अचानक कक्ष के केंद्र में दिखाई दिया। एम्मा की आंखें भय और डर से चौड़ी हो गईं। अलारिक, वह चिल्लाई, उसकी ओर दौड़ी। उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। हर छिद्र उसे हुई जबरदस्त क्षति से लाल रंग में रो रहा था। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी उथली हांफने लगीं। एम्मा ने उसके टूटे हुए शरीर को अपनी बाहों में ले लिया और चैम्बर से मरहम लगाने वाले की ओर दौड़ने से पहले, जो प्रवेश द्वार के ठीक बाहर इंतजार कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार था। मरहम लगाने वाली ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया, अपने सबसे शक्तिशाली उपचार मंत्र का उपयोग करते हुए। वह कोई साधारण चिकित्सक नहीं थी। अलारिक की व्यक्तिगत सहायता टीम में से एक के रूप में वह पूरे दूसरे अभयारण्य में सबसे मजबूत सरपासेर स्तर के चिकित्सकों में से एक थी, बहुत कम साथियों के साथ जो उसकी क्षमताओं से मेल खा सकते थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जैसे ही मरहम लगाने वाले ने उसकी गंभीर स्थिति को स्थिर करने के लिए अपनी ऊर्जा डाली, अलारिक के शरीर पर सुनहरी रोशनी छा गई। घंटे दर घंटे बीतते गए, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ उसके विद्रोह ने उसके शरीर और आत्मा को जो विनाशकारी क्षति पहुंचाई थी, उसे ठीक करने के लिए वह अथक प्रयास कर रही थी। अंततः उपचार की एक थका देने वाली मैराथन के बाद मरहम लगाने वाली महिला मन की कमी के कारण बेहोश हो गई और अपनी जान जोखिम में डाले बिना कास्टिंग जारी रखने में असमर्थ हो गई। इस क्षण तक उसे ठीक करने के लिए वह पहले से ही कई मन पुनर्स्थापना औषधि पी चुकी थी। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, उसने हांफते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। एक और मिनट भी मुझे मनवंचित स्थिति में छोड़ देगा, जो घातक साबित हो सकता है। उनकी स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उनके शरीर और आत्मा को स्वाभाविक रूप से ठीक होने की आवश्यकता होगी, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले प्रयास के बाद किया था। एम्मा ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सिर हिलाया। आपका अनुमान है कि इस बार उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? मरहम लगाने वाली बहुत देर तक चुप रही। उसकी अभिव्यक्ति परेशान और अनिश्चित थी। कम से कम आधा साल, संभवतः पूरा साल। मैं ईमानदारी से निश्चित नहीं हो सकता। उसकी चोटें उसके पिछले प्रयास की तुलना में काफी बदतर हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि वह अभी भी कैसे सांस ले रहा है। वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? एम्मा की नजर प्यार और निराशा के मिश्रण के साथ अलारिक के अचेतन शरीर पर लौट आई। वह हमेशा बाकी सभी से अलग थे। दूसरों ने जो संभव समझा था उससे हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मरहम लगाने वाले ने थके हुए सिर हिलाया, फिर भी थका हुआ महसूस कर रहा था। हमें उसे रिकवरी चैम्बर में ले जाना चाहिए। हालांकि यह चमत्कारी उपचार प्रदान नहीं करेगा, हर छोटी चीज इस तरह की स्थितियों में मदद करती है। एम्मा ने सावधानी से अलारिक के अचेत शरीर को एक राजकुमारी की टोकरी में उठाया। उसे धीरे से झुलाते हुए उसे स्पिरिट पवेलियन के अंदर दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ के लिए डिजाइन की गई विशेष सुविधा में ले जाने के लिए तैयार किया।
चलते चलते एम्मा खुद को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सकी कि क्या अलारिक का अपना रास्ता बनाने का जिद्दी दृढ़ संकल्प अंततः उसे मार डालेगा, या क्या वह वास्तव में कुछ हासिल करने में सफल हो सकता है जो शक्ति उन्नति के मूलभूत नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा। किसी भी तरह जब वह जागेगा तो वह वहां मौजूद होगी, उसके अगले किसी भी असंभव सपने का समर्थन करने के लिए तैयार होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अलग होने की कीमत खून, दर्द और उन लोगों की अटूट निष्ठा में मापी जाती है जो उन सपनों में विश्वास करते हैं जिन्हें अन्य लोग असंभव मानते हैं। दूसरे अभयारण्य के दूसरे हिस्से में सारा और मार्कस एक दुर्जेय प्राणी के साथ युद्ध में लगे हुए थे, जिसका सामना उन्हें बेस के बाहर अपने अभियान के दौरान करना पड़ा था। चूंकि बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट तेजी से नजदीक आ रहा है, शीर्ष स्थान पर दावा करने का मौका पाने के लिए उन्हें लगातार मजबूत होने की जरूरत है। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अपने शक्तिशाली वर्गों और प्रतिभाओं के साथ उनके पास टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान का दावा करने का मौका था और शायद चैंपियन बन गए। यह एक शक्तिशाली पवन छिपकली है, सारा। मुझे आपके प्रशंसकों और निरंतर समर्थन की आवश्यकता है, मार्कस ने उत्साह के साथ कहा। उसकी तलवार सीधे विशाल सरीसृप जानवर की ओर इशारा कर रही थी। अगर हम इसे नीचे ला सकते हैं तो हमें हत्या से कुछ अच्छी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। समझ गया, सारा ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ उत्तर दिया और तुरंत अपनी समर्थन क्षमताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। दो इवॉल्वर और सरीसृप के बीच लड़ाई तीव्र लेकिन व्यवस्थित थी। विंड लिजर्ड एक चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ, जिसने अपनी मौलिक समानता का उपयोग करके शक्तिशाली झोंके और बहुत तेज हवा के हमले किए, जिससे दोनों सेनानियों को लगातार सतर्क रखा गया। मार्कस ने अपनी तलवारबाजी पर भरोसा किया, जबकि सारा ने जीव के निरंतर हमलों से होने वाले नुकसान का प्रतिकार करने के लिए निरंतर उपचार के साथ साथ उसकी गति और ताकत को महत्वपूर्ण बफ्स प्रदान किए। 5 मिनट की तीव्र लड़ाई के बाद मार्कस को अपना मौका मिल गया। सारा के मंत्रों ने उसकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए एक विनाशकारी अंतिम झटका दिया, जिसने विंड लिजर्ड के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। हमने यह किया। हमने एक डी-रैंक पवन छिपकली को मार डाला, मार्कस जीत के साथ चिल्लाया। उसका एड्रेनालाइन अभी भी सफल शिकार से ऊंचा चल रहा है। यह जानना था कि वे दूसरे अभयारण्य में केवल कुछ सप्ताह के लिए थे, फिर भी उन्होंने पहले ही इतने शक्तिशाली जानवर को मार डाला था। इसका मजाक उड़ाना उचित नहीं था, विशेषकर उनके कम एक्यू पॉइंट को लेकर। सारा ने अपनी जीत की स्वीकृति में शांति से सिर हिलाया, फिर जानबूझकर मृत प्राणी की ओर चल दी। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक खंजर निकाला और छिपकली की छाती की गुहा को सावधानी पूर्वक खोला। जब उसने जानवर का मूल निकाला तो उसकी हरकतें शांत थीं, एक मूल्यवान संसाधन जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देगा और मुआवजे के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। अच्छा काम, उसने प्राप्त किए गए कोर की गुणवत्ता की जांच करते हुए सरलता से कहा। यह उत्कृष्ट आत्मा शक्ति अवशोषण प्रदान करना चाहिए। मार्कस उनकी सफल साझेदारी पर मुस्कुराया, पहले से ही दूसरे अभयारण्य के चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी ताकत का निर्माण जारी रखने के लिए अपने अगले शिकार अभियान की योजना बना रहा था। अध्याय 310 जीवित रहना। आपने लेवल 35 इवॉल्वर को मार डाला है। आपने 1500 जीवन प्राप्त किए हैं। दोषों का उत्तराधिकारी आंशिक रूप से सक्रिय हो गया है। चंद्रमा ने गहरी आह भरी, क्योंकि उसके हाथ लगभग पूरी मन क्षमता पर लाइटनिंग राइजू को प्रसारित करने के दुष्परिणामों से कांप रहे थे। जीत की कीमत गंभीर थी। हमने यह किया। हमने वास्तव में उसे मार डाला, यारा ने मलबे से ढकी जमीन पर फैले इवोल्वर की गतिहीन लाश को घूरते हुए उत्साह से कहा। मोहम्मद सेलीन ने सिर हिलाया, जिससे थकावट के बावजूद उसके चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान बिखर गई। बूम! दूर से एक अचानक विस्फोट की गूंज सुनाई दी, जिसने तुरंत पूरे समूह को उनके क्षणिक उत्सव से झकझोर कर रख दिया। वे अपनी लड़ाई में जीवित रहने पर इतने अधिक केंद्रित हो गए थे कि वे पूरी तरह से भूल गए थे कि वे एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के बीच में हैं जहां इसी तरह के दर्जनों खतरे अभी भी सक्रिय हैं। यारा, जल्दी उसका धनुष और उपकरण अपने लिए ले लो, यह अच्छी गुणवत्ता वाला दूसरा ऑर्डर गियर है, सेलीन ने तत्काल निर्देश दिया।
यारा ने सिर हिलाया और तीरंदाज के शरीर की ओर दौड़ पड़ी। मेरा उन आखिरी 2 तीरों से पूरी तरह से टूट गया। मैंने इसे इसकी पूर्ण सीमा से परे धकेल दिया। उसने कुशलतापूर्वक शव को लूट लिया। धनुष, शेष तीर और दूसरे क्रम के तीरों के लिए डिजाइन किए गए विशेष तरकश का दावा किया। सेलीन फिर स्पष्ट चिंता के साथ चंद्रमा की ओर मुड़ी। आपको अब अभयारण्य पोर्टल में प्रवेश करना चाहिए और हम दूसरे ऑर्डर गेट को खोजने के रास्ते पर होंगे। चंद्रमा ने सहमति में सिर हिलाया। वह यह दिखावा नहीं करने वाला था कि वह इस बिंदु से सार्थक सहायता प्रदान कर सकता है। वह उनकी टीम के लिए संपत्ति से अधिक दायित्व बन जाएगा। उनका मैना भंडार लगभग समाप्त हो गया था। उनका शरीर तीव्र परिश्रम से कमजोर हो गया था और उनकी युद्ध प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। यारा के उन्नत उपकरणों के साथ उचित पोर्टल पहुंच की खोज करते समय उनके पास जीवित रहने की बेहतर संभावना होगी। सेलीन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने से पहले चंद्रमा धीरे धीरे इवोल्वर के शरीर के पास पहुंचा। क्या मैं इसे ले लूं? सेलीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। आगे बढ़े। आपकी पहले की योजना के बिना हम सभी अभी मर गए होते। यह पूरी तरह से आपका है। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मून ने इवोल्वर की लाश को अपने भंडारण रिंग में संग्रहित किया, फिर अभयारण्य पोर्टल में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा अवरोध के पास पहुंचा, उसे तुरंत एक अदृश्य शक्ति ने पीछे की ओर धकेल दिया। क्या? चंद्रमा असमंजस में सेलीन की ओर मुड़ा। उसकी भौहें तन गईं। उसने देखा कि वह स्पष्ट रूप से हंसी दबा रही थी। तुम क्यों हंस रहे हो? फट माफ करें, मैं अपनी मदद नहीं कर सकी। सेलीन आखिरकार हंस पड़ी। आप इवोल्वर का शव ले जाते हुए फर्स्ट सैंक्चुअरी में प्रवेश नहीं कर सकते, भले ही इवोल्वर मृत हो। सिस्टम इसे रोकता है। आप? यह वास्तव में मजाक का समय नहीं है, मून ने हल्के झुंझलाहट के साथ कहा। सेलीन की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। क्षमा करें, आप बिल्कुल सही हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। उसने तुरंत इवोल्वर के दोनों शरीरों को संग्रहित किया, जिन्हें मून ने अभी अभी अपनी अंगूठी से निकाला था। फिर उसने यारा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें तेजी से दृश्य से दूर ले जाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें शव बाद में वापस दे दूंगा, वह दौड़ते हुए चिल्लाई। इस बार सफलतापूर्वक पोर्टल में प्रवेश करने से पहले चंद्रमा ने हल्के से सिर हिलाकर आह भरी। जैसे ही सेलीन यारा को अपने साथ लेकर दौड़ी, वह उस लड़ाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी जिसमें वे बच गए थे। उसी क्षण से जब चंद्रमा ने सर्दी की मौत का उल्लेख किया था, वह तुरंत समझ गई थी कि उसका मतलब था कि उन्हें अपने तत्वों का समन्वय करना चाहिए। उसका पानी उसकी बिजली के साथ संयुक्त हो गया। उसने छिपने वाली धुंध बनाने के लिए उसके निर्देशों का पालन किया था, फिर इमारत को लक्षित करने के बारे में उसके मार्गदर्शन का पालन किया था। शुरू में वह उसके तर्क को समझ नहीं पाई थी, लेकिन किसी तरह उसने चमत्कारिक रूप से भविष्यवाणी की थी कि इवोल्वर खुद को कहाँ स्थित करेगा और वह उनके शुरुआती हमलों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। ऐसी प्रतिभा, ऐसी सोच, वह बिल्कुल अविश्वसनीय है, उसने उत्साह से सोचा। उसका दिल प्रशंसा से ऐसे दौड़ रहा था जैसे तितलियां खुशी से उसके पेट में नृत्य कर रही हों। मैं शुरू से ही आपके बारे में सही था, वह मुस्कुराई। सेलीन वहां पर, यारा ने तुरंत चिल्लाकर सेलीन को उसकी झपकी से बाहर निकाल दिया। सेलीन का ध्यान तुरंत उनकी वर्तमान स्थिति पर केंद्रित हो गया। चलो चलें, उसने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। दोनों महिलाएं तेजी से दूसरे अभयारण्य पोर्टल की ओर बढ़ी, जिसे इसकी विशिष्ट त्रिकोणीय वास्तुकला और इससे निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था। वृत्ताकार प्रथम अभयारण्य पोर्टलों के विपरीत द्वितीय क्रम के प्रवेश द्वार आकार में त्रिकोणीय और ऊर्जा में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, सेलीन ने अन्य जागृत लोगों और कमजोर इवोल्वर्स को पृथ्वी पर चल रही अराजकता से शरण लेते हुए देखा। पोर्टल उन हमलों से सुरक्षा और बचने का प्रतिनिधित्व करता था जिन्होंने शहर को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। अवेकन अप्रत्यक्ष सुरक्षा के लिए इवोल्वर्स के बगल में रुके रहे और इवोल्वर्स सामने आ रही अराजकता से बचने के लिए गेट में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े। वहां बहुत से इवोल्वर युद्ध से भाग नहीं रहे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां थे। नजदीक रहें,
सेलीन ने निर्देश दिया जब वे पहुंच हासिल करने का प्रयास कर रहे लोगों की भीड़ के बीच से गुजरे। अपने नए उपकरणों के साथ आपको दूसरे अभयारण्य के खतरों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन आपको अभी भी वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। यारा ने सिर हिलाया, अपने नए प्राप्त धनुष को समायोजित किया और जांच की कि उसके तीर उन्नत तरकश में ठीक से सुरक्षित हैं या नहीं। इवोल्वर के उपकरण उसके पिछले गियर से काफी बेहतर थे, जिससे उसके जीवित रहने की संभावना में काफी सुधार होना चाहिए। साथ में वे पोर्टल प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, जो दूसरे अभयारण्य में संक्रमण के लिए तैयार थे, जहां वे पृथ्वी को निगलने वाले अभूतपूर्व संकट से दूर अधिक सुरक्षित थे। दोनों महिलाओं ने महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना किए बिना दूसरे अभयारण्य पोर्टल में प्रवेश किया। सुविधा पर तैनात गार्ड अब प्रभावी ढंग से निगरानी करने या पहुंच को प्रतिबंधित करने में सक्षम नहीं थे। संकट के दौरान बस बहुत सारे लोग एक साथ वहां से गुजरने के लिए मजबूर थे। अभिभूत सुरक्षाकर्मी केवल परेशान भावों के साथ इवोल्वर्स की भारी आमद को देख सकते थे, यह समझते हुए कि इन असाधारण परिस्थितियों में उनके सामान्य प्रोटोकॉल को बनाए रखना असंभव हो गया था। वे अनधिकृत प्रविष्टियों का पीछा करने के लिए अपने पद नहीं छोड़ सकते थे, न ही वे अपने क्षेत्र को तबाह करने वाले हमलों से सुरक्षा चाहने वाली भीड़ को शारीरिक रूप से रोक सकते थे। जैसे ही सेलीन और यारा गेट से गुजरे, उन्होंने दूसरे अभयारण्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट करने से पहले एक दूसरे को दृढ़ संकल्प की ओर देखा। जीवित बचना। उनके आसपास का माहौल उस शहरी अराजकता से तुरंत बदल गया जिसे वे अपने संबंधित क्षेत्र में छोड़ गए थे। सेलीन वापस उसी बर्फीली गुफा में लौट आई जिससे वह परिचित हो गई थी। मुझे मजबूत बनने की जरूरत है, अपने भाई की तरह, चंद्रमा की तरह। अध्याय 312 त्रासदी। लेकिन त्रासदी तब हुई जब उनके माता पिता की असाध्य बीमारियों और बुढ़ापे के कारण कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई, जिससे वह तबाह हो गए और क्षमा न करने वाले दूसरे अभयारण्य में जीवित रहने की कोशिश करते हुए दुहक से जूझ रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। दुर्भाग्य से वास्तविकता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक कठोर साबित हुई थी। इवोल्वर स्तर पर प्राणियों से लड़ना बहुत अधिक कठिन था, विशेष रूप से उसके कमजोर वर्ग के साथ जो केवल मामूली ताकत बोनस प्रदान करता था। दूसरे अभयारण्य में लगभग 2 वर्षों के बाद वह केवल 30 के स्तर तक ही पहुंच पाया था, और उस स्तर पर भी उसे अपने स्तर के सबसे कमजोर लोगों में से एक माना जाता था। सेलीन, इस पर मुझ पर विश्वास करो, जूलियन ने अपनी सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंता के साथ जोर देकर कहा। वरिष्ठ इवोल्वर्स कह रहे हैं कि इस मौसम में केवल एक मूर्ख ही बाहर निकलेगा। तूफान के दौरान शक्तिशाली राक्षस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं आपकी चिंता को समझती हूं, लेकिन मैं सावधान रहूंगी, सेलीन ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। जूलियन ने निराशा में अपने हाथ भींच लिए और फिर गुस्से में आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। कृपया वहां बेहद सावधान रहें। धन्यवाद जूलियन। आप भी अपना ख्याल रखें। सुदूर शिखर की ओर बढ़ने से पहले सेलीन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसने उसकी चिंता की सराहना की, लेकिन वह डर या कठोर मौसम को आगामी टूर्नामेंट के लिए आवश्यक ताकत हासिल करने से नहीं रोक सकती थी। वह सब कुछ जो एक व्यक्ति चाहता है, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। हवाएं उस तरह से चलती हैं जैसा जहाज नहीं चाहते। कुछ लक्ष्यों के लिए उन जोखिमों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जो अन्य लोग नहीं लेंगे। सेलीन ने अपनी यात्रा जारी रखी, जूलियन और अन्य इवोल्वर्स को उनकी गुफा में आराम से छोड़ दिया, जबकि वह आगे आने वाले खतरों का सामना कर रही थी। दूसरे अभयारण्य के दूसरे हिस्से में यारा ने खुद को एक चुनौतीपूर्ण भूमिगत वातावरण में पाया। पोर्टल ने उसे एक जलमग्न गुफा प्रणाली के भीतर एक तंग एयर पॉकेट में जमा कर दिया था। क्या इस पानी के दूसरी तरफ भी कोई निकास है? यह काफी परेशानी भरा है, उसने अपने सामने फैले गहरे अंधेरे तालाब को देखते हुए आह भरी। वह एक भूमिगत गुफा में फंसी हुई थी, जहां से निकलने का एकमात्र रास्ता पोर्टल प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर की दूरी पर पानी से भरा रास्ता था। वैकल्पिक मार्गों की पूरी तरह से खोज करने और कोई भी मार्ग नहीं मिलने के बाद यारा ने गहरी सांस ली और रहस्यमय पानी में गोता लगाया। छप छप। लूनारिस द्वीप पर रहते हुए
वह पानी में खूबसूरती से चलती थी। तैराकी सावी लोगों के लिए उपलब्ध कुछ मनोरंजक गतिविधियों में से एक थी। चूंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर जाने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने मनोरंजन और व्यायाम के रूप में गहरी गोताखोरी का अभ्यास विकसित किया था। इस जीवन शैली की पीढ़ियों के माध्यम से सावी ने असाधारण तैराकी क्षमताएं विकसित की और लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते थे। ये कौशल यारा के लिए उसकी वर्तमान स्थिति में बहुत मददगार थे। जैसे ही यारा ने पानी के नीचे के मार्गों को नेविगेट किया, सौभाग्य से उसे किसी भी खतरनाक जलीय शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ा। यह एक राहत थी, क्योंकि एक तीरंदाज के रूप में पानी के नीचे के वातावरण में उसके तीरों और युद्ध की प्रभावशीलता से समझौता किया जाएगा, जहां उसका हथियार बहुत कमजोर होगा। लगभग 30 मिनट की गहरी गोताखोरी और कई मृतांत मार्गों की खोज के बाद यारा ने अंतः प्रकाश की ओर ऊपर की ओर जाने वाली एक निकास सुरंग की खोज की। छप छप, उसने विस्फोटक राहत के साथ सतह को तोड़ दिया। तुरंत ताजी हवा के लिए हांफने लगी। उसने एक बार फिर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने का आनंद लेते हुए गहरी सांस ली। हालांकि यदि आवश्यक हो तो वह अधिक समय तक अपनी सांस रोककर रख सकती थी, लेकिन फिर से स्वतंत्र रूप से सांस लेने की राहत बहुत बड़ी थी। वह एक पल के लिए पानी में चली, अपने नए परिवेश को स्कैन करते हुए यह समझने के लिए कि वह किस प्रकार के वातावरण में उभरी है और दूसरे अभयारण्य को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे मजबूत बनने की जरूरत है, इतना मजबूत कि मैं जिनकी परवाह करता हूं उनकी रक्षा कर सकूं और लुनारिस वापस लौट सकूं। यारा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी नीली अंगुलियां उसकी पकड़ के बल से गहरे रंग की हो गईं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक उग्र झलक झलक रही थी, जो उसके शेष लोगों और दोस्तों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाती थी। विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान असहाय महसूस करने, मून और सेलीन के बचाव की आवश्यकता की स्मृति उसके भीतर जलती रही। उसने उन लोगों के लिए बोझ बने रहने से इनकार कर दिया जिनकी वह परवाह करती थी। इससे भी अधिक, वह अपने पूरे कबीले की आशाओं को लेकर आई थी। लूनारिस के बहुत कम सावी लोगों ने, जिन्होंने उन्हें सौंपा था कि जब वह काफी मजबूत हो जाएंगी तो वह उनके पास वापस आ जाएंगी। गुफा की दीवारों और छत पर बिखरे चमकदार पौधे प्राकृतिक रोशनी प्रदान करते थे। उनकी हल्की चमक उस रास्ते को रोशन कर रही थी जिस पर वह चल रही थी। यारा ने अपने धनुष को समायोजित किया, एक तीर को उसकी जगह पर ठोका। वह इस नई दुनिया और इलाके में किसी भी जानवर का सामना होने पर उसे खींचने और छोड़ने के लिए तैयार थी। नाम चंद्रमा, जाति मानव, वर्ग वर्गहीन, स्वॉर्ड मास्टर, स्तर 25, विकास की प्रतीक्षा में, जीवन 86,528, सुपर जीवन 5, ताकत 48, चपलता 48, संविधान 55, मन 82, सभी आंकड़ों के लिए +5, विशेषता अंक 0, कौशल एलिमेंटल अटैक, एडवांस्ड एलिमेंटल बॉडी, टेंसिटी, गोल्डन स्किन, इग्नाइट, डैगर आर्ट्स, रून इंस्क्रिप्शन, अप्रेजल, लाइटनिंग राइजू, शांति, बीस्ट मास्टर, माइनर मेंड, प्यूरिफाई, स्टोन क्लैप, हैवीनेस, एयर स्टेप, पियर्सिंग स्वॉर्ड, बर्ड डांस, टैलेंट, ग्रिम रीपर का। ला स्किल क्लास स्लॉट 1/1। चंद्रमा का जीवन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और चंद्रमा अपने संचय की दर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्हें कौशल विकसित करने में खर्च करने में परेशानी हो रही थी। एक दिन की समय सीमा ने उनके शक्तिशाली समझ कौशल के कारण उन पर भारी प्रतिबंध लगा दिया था। जितना अधिक जीवन उतना अधिक आनंद। वे दूसरे अभयारण्य में उपयोगी होंगे, मैं शिकायत नहीं कर सकता। चंद्रमा ने अपनी उन्नति के कार्यों को पूरा करने से पहले आंतरिक रूप से सोचा। उसे आश्चर्य हुआ, यह बदल गया था। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 23/50। 5 असामान्य दुर्लभ या उच्च रैंक वाले कौशलों को कॉपी करें और समझें। 5/5 पूर्ण करें, एक महान रैंक कौशल हासिल करें। 0/1 पहले इवॉल्वर को मारने के बाद कार्य 1 अंक बढ़ गया, इसलिए मैं सही था। जब चंद्रमा डायर घोड़ों पर सवार होकर निकटतम बेस में वापस गया तो उसने मन ही मन सोच समझकर बुदबुदाया। जिस क्षण से उसने सुप्रीम रैंक 3 टेड इल्यूजन फॉक्स को मार डाला था, चंद्रमा लगभग निश्चित था कि सिस्टम ने एस रैंक को मारकर न केवल कार्य में वृद्धि की, बल्कि उसने एस रैंक से अधिक मजबूत लोगों को भी स्वीकार कर लिया, जैसे कि फॉक्स और पहला इवोल्वर जिसे उसने मारा था।
तो यह शक्ति की एक सीमा है। जब तक मैं जिस प्राणी को हराता हूं वह सीमा इस रैंक से अधिक मजबूत है, यह स्वचालित रूप से इसकी ओर गिना जाएगा। यह जानना उपयोगी है। लेखक का नोट, मुझे पता है कि गति थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन चीजें वास्तव में तेजी से बढ़ रही हैं और हम दूसरे अभयारण्य के करीब पहुंच रहे हैं। अध्याय 313 एक दिलचस्प खोज। जब मून फर्स्ट सैंक्चुअरी में लौटे तो उन्होंने ग्लासी ग्रुप बेस को नए प्रबंधन के तहत सुचारू रूप से काम करते हुए पाया। संगठन ने व्यवस्था बहाल करने के लिए लोगों को भेजा था और सुविधा के खिलाफ चल रहे हमलों का कोई संकेत नहीं था। सफल पुनर्ग्रहण के बारे में बात फैलते ही बेस निवासी धीरे धीरे वापस लौट रहे थे। ये निवासी भी पृथ्वी पर अचानक छिड़े युद्ध से बचने के लिए वापस लौट रहे थे। जैसे ही मून अपने अगले शिकार गंतव्य की ओर यात्रा करने के लिए तैयार हुआ, उसने एक मार्ग की योजना बनाना सुनिश्चित किया जिसमें रास्ते में दूसरे बेस पर जाना भी शामिल था। अज्ञात संगठन के हमले के पैमाने और समन्वय को देखते हुए वे बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय नियंत्रण को जब्त करने के प्रयास में एक साथ कई क्षेत्रों में हमले शुरू कर रहे थे। मून ने सोचा, मैं निश्चित रूप से इस अराजकता का फायदा उठाकर अधिक एस रैंक हत्याएं कर सकता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संगठन के अधीन बड़ी संख्या में एस रैंकर्स हैं। जैसे ही उसका डायर हॉर्स उसे विभिन्न अभयारण्य इलाकों में ले गया, मून ने अपने बीस्ट टाइमिंग स्पेस के भीतर मिराज की स्थिति की जांच की। अभी भी गहरी नींद में। तुम कब जागोगे, पार्टनर? उसके होठों से एक हल्की आह निकली जब उसने अपने साथी को जगाने की इच्छा का विरोध करते हुए उसे शांत छोड़ दिया। इस तरह का हस्तक्षेप संभावित रूप से मिराज द्वारा विकसित किए जा रहे किसी भी संवर्धन से समझौता कर सकता है। मून ऐसा करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था। इतने आराम के बाद बेहतर होगा कि तुम और मजबूत हो जाओ। चंद्रमा कुटिलता से सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आगे की लंबी यात्रा के दौरान मून ने अपनी हालिया हत्याओं से एकत्र किए गए विभिन्न भंडारण छल्लों की जांच करके अपनी यात्रा के समय का उत्पादक उपयोग करने का निर्णय लिया। चूंकि अभयारण्य की बाधाओं ने उसे प्रथम अभयारण्य में दूसरे क्रम के प्राणियों या उपकरणों को लाने से रोक दिया था, चंद्रमा के पास उसके द्वारा मारे गए इवोल्वर्स के भंडारण के छल्ले नहीं थे। उसने उन्हें भंडारण के लिए सेलीन को दे दिया। हालांकि जागृत स्तर के विरोधियों से उनके संग्रह में जांच के लायक कई खजाने थे। आइए देखें कि वे दो एस रैंकर्स क्या ले जा रहे थे। मून ने स्वॉर्ड मास्टर की अनबाउंड स्टोरेज रिंग तक पहुंचते हुए बुदबुदाया। मूल्यवान उपकरण, दुर्लभ सामग्री या उपयोगी बुद्धिमत्ता की खोज की प्रत्याशा ने लंबी यात्रा को और अधिक आकर्षक बना दिया, जबकि वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। उसकी खोज के दौरान कई जानवरों ने यात्रा मार्ग पर छुपे हुए स्थानों से चंद्रमा पर घात लगाने का प्रयास किया। अपने इन्वेंट्री परीक्षण से एकाग्रता को तोड़े बिना चंद्रमा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, तेज हवा के झोंकों को बुलाया जिसने हमलावर प्राणियों को चीर दिया और उन्हें तुरंत मार डाला। उनकी यह खोज काफी लाभदायक साबित हुई। स्वॉर्ड मास्टर ने अपने भंडारण में कई एरैंक बैकअप तलवारें रखी थीं। अभियानों के दौरान क्षति या हानि के मामले में उनके प्राथमिक एस रैंक हथियार के लिए संभावित प्रतिस्थापन। योद्धा ने कई सहनशक्ति और मन बहाली औषधि के साथ साथ लगभग 10 लाख डॉलर मूल्य की कोर भी जमा कर ली थी। कोई खराब काम नहीं, मून ने जोर से गणना की। अगर मैं संभावित उपयोग के लिए एस रैंक तलवार रखता हूं और बाकी सब कुछ बेच देता हूं, तो मुझे लगभग $2 मिलियन का लाभ कमाने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जैसे उसने एकत्र की गई वस्तुओं की अधिक गहनता से जांच करना जारी रखा, एक असामान्य चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। रुको, यह क्या है? चंद्रमा ने उसकी हथेली में एक छोटी सी हड्डी को देखा। उसके चेहरे पर भ्रम स्पष्ट था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक एस रैंक तलवारबाज अपने भंडारण रिंग में एक यादृच्छिक हड्डी का टुकड़ा क्यों रखता है। हड्डी स्पष्ट रूप से मूल रूप से मानव की नहीं थी और इसकी लंबाई लगभग उंगली जितनी थी। इसके स्वरूप के बारे में कुछ भी विशेष रूप से आकर्षक नहीं लग रहा था। यह पूरी तरह से सामान्य हड्डी जैसा लग रहा था। संक्षिप्त जांच के बाद चंद्रमा ने इसे रिंग में वापस रख दिया और बर्फ जादूगर की संपत्ति की जांच करने के लिए आगे बढ़ गया। मून ने हल्के अफसोस के साथ आह भरी। उसके क्लास कौशल की नकल करना मूल्यवान होता, लेकिन उस लड़ाई के दौरान समय ही नहीं था।
आइस मैच के भंडारण रिंग में कुल मिलाकर लगभग $3 मिलियन मूल्य की वस्तुएं और मुद्राएं थीं। जादूटोना करने वाले के पास शुद्ध जल आकर्षण वाला एक मौलिक एस रैंक स्टाफ भी था। कुछ विचार विमर्श के बाद मून ने उस हथियार को बेचने का फैसला किया क्योंकि उसके वर्तमान फायर एंड वाटर स्टाफ ने बेहतर बहुमुखी प्रतिभा प्रदान की थी। लेकिन एक बार फिर उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे चिंता से उसकी भौहें तन गईं। एक और हड्डी, लगभग पहली जैसी ही। चंद्रमा के दिमाग ने तुरंत अलार्म सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। यह निश्चित रूप से अब संयोग नहीं था। दो सबसे शक्तिशाली हमलावरों के पास एक जैसी रहस्यमय हड्डियां होना इन वस्तुओं के पीछे महत्वपूर्ण महत्व का संकेत देता है। अब इसे यादृच्छिक मलबा न मानते हुए मून ने अपने डायर हॉर्स को रोक दिया और उचित जांच करने के लिए नीचे उतर गया। हड्डी रैंक विवरण की हड्डी। इसके कई प्रभाव हैं, जैसे मूल्यांकन का उपयोग करने से प्राप्त विवरणों को देखकर चंद्रमा अब इसकी रहस्यमयता के बारे में अनिश्चित नहीं था। यहां तक कि उनका महाकाव्य रैंक कौशल भी इसके गुणों को समझने में असमर्थ था, ठीक वैसे ही जैसे यह 3-टेड इल्यूजन फॉक्स के सर्वोच्च कोर के गुणों को समझने में असमर्थ था। यह एक सर्वोच्च प्राणी की हड्डी हो सकती है या यह एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति हो सकती है। चंद्रमा ने बुदबुदाया। इसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए उन्होंने पृथ्वी तत्व का उपयोग करके एक अस्थायी पत्थर की मेज बनाई और सावधानीपूर्वक उसकी सतह पर एक हड्डी रखी। चंद्रमा ने अपनी तलवार खींचकर अपनी लगभग 1/4 शारीरिक शक्ति से नीचे की ओर प्रहार किया। वाह! जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, प्रबलित मेज और हड्डी दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। दिलचस्प। चंद्रमा ने अपनी अधिकतम भौतिक शक्ति के आधे से हमला करने से पहले खुद को सही स्थिति में रखते हुए बल बढ़ाने का फैसला किया। विनाशकारी झटका इतनी ताकत से लगा कि एक ए रैंक जानवर को आसानी से मार सकता था। फिर भी जब उसने उसकी ओर देखा, इस पर एक खरोंच तक नहीं है। पूरी ताकत लगाने का समय मून ने बर्ड डांस और हेवीनेस को सक्रिय करना शुरू कर दिया और अपनी पूर्ण अधिकतम शारीरिक क्षमताओं को एक ही शक्तिशाली हमले में बदल दिया। वाह! जिस पत्थर की मेज की उसने कल्पना की थी वह जबरदस्त बल के प्रभाव में पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसकी पूरी शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो गई। फिर भी चारों ओर भारी विनाश के बावजूद हड्डी बिना किसी मामूली निशान या क्षति के पूरी तरह से बरकरार रही। बढ़ते आकर्षण और चिंता के साथ मून ने निष्कर्ष निकाला, यह हड्डी एस रैंक प्राणियों की तुलना में अधिक टिकाऊ है। ये वस्तुएं जो भी थीं, उनमें स्पष्ट रूप से ऐसे गुण थे जो उन्हें सामान्य सामग्रियों की तुलना में अधिक मजबूत बनाते थे। तथ्य यह है कि रहस्यमय संगठन के सभी अभिजात्य वर्ग के लोग उन्हें ले गए थे, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी समग्र योजना में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा ने सावधानीपूर्वक एक हड्डी को अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया और दूसरे को अपनी जेब में रखा, यह पहचानते हुए कि उसने पराजित दुश्मनों से साधारण लूट की तुलना में संभावित रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज की खोज की है। मुझे इस पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। मून ने डायर हॉर्स को उसके अगले गंतव्य की ओर निर्देशित करते हुए सोच समझकर बुदबुदाया। अपने हाथ की हड्डी को देखकर मून को संगठन और उनके छिपे लक्ष्य में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। पहले उसने उन्हें केवल एक यादृच्छिक समूह के रूप में लिया था जो नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीजें उसके विचार से कहीं अधिक गहरी दिखाई दीं। अध्याय 315 एक टाइटन की मृत्यु। चंद्रमा की आंखों ने अंततः दूर पर आधार का बचा हुआ भाग देख लिया। लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं, विनाश के उसी पैटर्न के अनुसार जहां रहस्यमय संगठन ने हमला किया था। यह सुविधा चंद्रमा द्वारा पहले देखे गए या यहां तक कि दूर से देखे गए किसी भी आधार से काफी छोटी थी। यदि उन्हें इसकी क्षमता का अनुमान लगाना होता तो शायद इसमें अधिक से अधिक 100 जागरूकों को जगह मिलती। स्पष्ट रूप से हाल ही में स्थापित एक चौकी जो निर्माण के तुरंत बाद ही समाप्त हो गई थी। यहां कोई नहीं है। मुझे लगता है कि यह स्थान उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है, मून ने बुदबुदाते हुए कहा जब वह टूटे हुए आधार से गुजर रहा था
और उसे खंडहरों के बीच बिखरी हुई लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला। आधार पर चल रहे निर्माण और न्यूनतम किलेबंदी के संकेत दिखे। यह एकदम सही, संवेदनशील लक्ष्य था जिस पर तुरंत हमला किया जा सकता था। जिन बड़ी सुविधाओं पर कब्जा कर लिया गया था, उनके विपरीत इस जगह को संगठन द्वारा नष्ट कर दिया गया था और छोड़ दिया गया था। चंद्रमा ने भीषण दृश्य को छोड़ने और अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले आह भरी। उन्होंने इस स्थान की जांच में महत्वपूर्ण यात्रा समय बर्बाद नहीं किया था क्योंकि यह सीधे उनके मार्ग पर पड़ता था, और उन्होंने जो पाया उसने वास्तव में उनके ऑपरेशन के पीछे अपने दुश्मनों के लक्ष्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की थी, या कम से कम इसे सीमित कर दिया था। इन हमलावरों का ध्यान केवल अपने इस्तेमाल के लिए ठिकानों पर कब्जा करने पर नहीं था। वे उन छोटी सुविधाओं को भी नष्ट कर रहे थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। उन्हें खाली खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया था, चाहे एसोसिएशन या अन्य समूह बाद में उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें या नहीं। मून के लिए इससे पता चला कि उनका अभियान केवल ठिकानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि कई क्षेत्रों में जागृति की नींव को बाधित करने के लिए भी बनाया गया था। वे आधारों और आपूर्ति लाइनों की पूरी प्रणाली को पंगु बनाना चाहते थे, जो जागृत समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देती थी। इसका तात्पर्य मानव जीवन के उनके आकस्मिक वध का उल्लेख करना नहीं था। मून ने अपने अवलोकन में कहा, उनकी व्यापक रणनीति को समझना उनकी अगली चाल की भविष्यवाणी करने और संभावित रूप से इसका मुकाबला करने के तरीके खोजने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि वह नायक नहीं था, चंद्रमा स्वाभाविक रूप से रहस्यमय गुट को जागृत समाज को नष्ट नहीं करने दे रहा था। वह इसका हिस्सा था और इसे नष्ट करने का मतलब यह भी था कि वह प्रभावित होगा। और उनके साथ उनके अनुभव के आधार पर ये लोग निश्चित रूप से उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करने वाले थे। वे उन लोगों के प्रति बिल्कुल भी मित्रतापूर्ण नहीं थे जो उनके गुट का हिस्सा नहीं थे, और यह दिखा। हालांकि वे चंद्रमा को भर्ती करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करने वाला था जो उसे दुश्मन की स्थिति में वापस ला देता। मून ने अपने डायर हॉर्स को अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया। ब्रेकिंग न्यूज। आपातकालीन प्रसारण के कारण नियमित शो बाधित होने के कारण एंकर की आवाज शहर के हर घर में फैल गई। मानवता ने आज एक नायक खो दिया है। एक टाइटन गिर गया है और हमारी दुनिया उसके निधन पर शोक मनाती है। एस्केंडर जॉर्ज जेनकिंस, प्रतिष्ठित नेता जिन्होंने उस टीम की देखरेख की थी जिसने रिकॉर्ड किए गए इतिहास में पहले एस रैंक गेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, उनके आदेश के तहत लड़ने वाले बहादुर रक्षकों के साथ कार्रवाई में मारे गए हैं। समाचार एंकर का चेहरा और अधिक दृढ़ हो गया क्योंकि उसने गंभीर रिपोर्ट जारी रखी। लेकिन उनका बलिदान निरर्थक नहीं था। जो लोग इस राष्ट्र की रक्षा करना और हमारी समृद्धि की रक्षा करना जारी रखेंगे, वे कार्रवाई के माध्यम से उनकी स्मृति का सम्मान करेंगे। जैसा कि एस्केंडर जेनकिंस ने एक बार कहा था, हम जीवित लोगों पर भरोसा करते हुए मरते हैं जो हमारे नक्शे दम पर चलते हैं। एस्केंडर की मृत्यु की घोषणा से पूरे न्यू एवलॉन में सदमा फैल गया, जिससे कई जिलों में तत्काल अशांति और दहशत फैल गई। जोन डी, जो कभी समृद्धि का एक प्राचीन उदाहरण था, बंजर भूमि में तब्दील हो गया था। अधिकांश इमारतें खंडहर हो गईं, मलबे में तब्दील हो गईं और धातु में तब्दील हो गईं, जबकि अनगिनत नागरिक मलबे के नीचे फंसे रहे। कुछ मजबूत इमारतें घायल हो गईं, जबकि अधिकांश अन्य पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। कायर हमलावर ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी पहचान छिपाए रखी, रिपोर्टर ने आगे कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट गुस्सा झलक रहा था। अपवित्रता के अंतिम कृत्य में नकाबपोश हमलावर युद्ध के मैदान से पीछे हटने पर एस्केंडर जेनकिंस के शरीर को अपने साथ ले गया। यह अवेकन एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक एसेंडर, मानवता की शक्तियों में से एक को एक अज्ञात दुश्मन ने न केवल हराया था बल्कि मार डाला था, जिसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। शव की चोरी ताबूत पर आखिरी कील थी। पूरे शहर में आपातकालीन सायरन लगातार बजते रहे क्योंकि अन्य क्षेत्रों की बचाव टीमें जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही थीं, जबकि वेकर्स और इवोल्वर्स दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। Please subscribe the Novel Explainer channel.
जॉर्ज जेनकिंस की मृत्यु के बाद सभी शत्रु पीछे हट गए थे, मानो उनका लक्ष्य पूरा हो गया हो। अधिकांश ने पोर्टल के माध्यम से प्रवेश किया और अपने संबंधित अभयारण्यों को वापस कर दिया। जहां तक एस्केंडर का सवाल है, उसका स्थान अज्ञात रहा, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अभयारण्य के अंदर नहीं था। जोन डी के अंदर तीसरे अभयारण्य की ओर जाने के लिए कोई द्वार नहीं था। देखने वाले हर व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि हाल के वर्षों में परिभाषित सापेक्ष शांति और सुरक्षा का युग स्पष्ट रूप से अचानक और हिंसक अंत में आ रहा था। दूसरे अभयारण्य के अंदर अत्यावश्यक रिपोर्ट मिलते ही एम्मा की अभिव्यक्ति में परेशानी बढ़ गई। वह ठीक रिकवरी रूम के ठीक बाहर खड़ी थी, जहां अलारिक बेहोश था। उपचार प्राप्त होने के बावजूद उसकी हालत अभी भी अनिश्चित थी। अपना रास्ता बनाने के प्रयास में लगी उनकी चोटें वास्तव में उनके पिछले प्रयास से अधिक गंभीर साबित हुई थीं, जिससे वे असुरक्षित हो गए थे और सावधानीपूर्वक निगरानी पर निर्भर हो गए थे। आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पहले अभयारण्य और दूसरे अभयारण्य में बड़े पैमाने पर समन्वित हमले हुए हैं? एम्मा ने पूछा। हाँ, ठीक यही, संदेशवाहक ने परेशान सिर हिलाते हुए पुष्टि की। हमारी कई सुविधाओं को एक साथ निशाना बनाया गया है। हमारी सेनाएं अधिकांश हमलों को विफल करने में कामयाब रही हैं, लेकिन हताहत और क्षति के बिना नहीं। एम्मा की नाराजगी गहरी हो गई। समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। वह अलारिक को नहीं छोड़ सकती थी, जबकि वह इतना असहाय और असुरक्षित था। यदि उनके पास उसकी कमजोर स्थिति के बारे में जानकारी होती तो ये वही हमलावर विशेष रूप से उसे निशाना बना सकते थे। लेकिन उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ सेलीन की भी उतनी ही चिंता थी। सेलीन, क्या आपने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को भेजा? एम्मा की आंखें उस युवा महिला के लिए डर से अचानक चौड़ी हो गईं, जिसकी वह एक बहन की तरह देखभाल करते हुए बड़ी हुई थी। इतने बड़े पैमाने पर किए गए हमले में अलारिक जैसी प्रमुख हस्तियों के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा सकता है। दूत की अभिव्यक्ति और अधिक परेशान हो गई। डब्ल्यूम ने उसके साथ सभी संपर्क खो दिए हैं। उस तक पहुंचने के कई प्रयास विफल हो गए हैं। उसका फोन किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। क्या? आवाज उठते ही एम्मा का मुंह खुल गया। शायद उसने दूसरे अभयारण्य में शरण ली है। इससे पता चलेगा कि हम उसके साथ संवाद करने में असमर्थ क्यों हैं। तुरंत एक पूर्ण खोज दल को जोन डी में भेजें, विशेष रूप से एस रैंक के वेकर मून आउटलॉ के निवास पर। यही वह हाल ही में रह रही है। मैं चाहता हूं कि पूरे जोन की खोज की जाए, एक भी क्षेत्र को अनियंत्रित न छोड़े। क्या आप मुझे समझते हैं? यह अलारिक की बहन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप गलतियां करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक बार जब वह होश में आ जाए और जान ले कि उसके साथ कुछ हुआ है। एम्मा की अभिव्यक्ति ठंडी और खतरनाक हो गई। नरक अपने आप टूट जाएगा और मैं यहां तक कि तुम लोगों को भी उसके क्रोध से नहीं बचा पाऊंगा। दूत ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। विफलता की तात्कालिकता और विनाशकारी परिणाम दोनों को स्पष्ट रूप से समझा। मैं अपनी सबसे तेज प्रतिक्रिया टीम को तुरंत तैनात करूंगा। पूर्ण खोज और बचाव प्रोटोकॉल। एम्मा ने अलारिक के रिकवरी रूम की ओर अपनी चिंतित निगाहें लौटाने से पहले उसे जल्दी से भागते हुए देखा, जो उसकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य और सेलेन की सुरक्षा को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करने की उसकी इच्छा के बीच उलझी हुई थी। हमलों ने असंभव विकल्प पैदा कर दिए थे और वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि सेलीन ठीक हो जाए। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 316 सेलीन की लड़ाई। सेलीन को बर्फ से ढकी चोटी पर अपनी खतरनाक चढ़ाई शुरू करने में कई घंटे लग गए थे। चट्टानी इलाका उबड़-खाबड़ और अस्थिर था। बर्फीली सतह पर अपना पैर खोने से बचने के लिए हर कदम पर एकाग्र दिमाग की आवश्यकता होती थी।
जैसा कि जूलियन ने उसे चेतावनी दी थी, मौसम की स्थिति काफी खराब हो गई थी। कड़कड़ाती ठंड अब केवल असुविधाजनक नहीं रह गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उसके सुरक्षात्मक उपकरणों के बावजूद उसके शरीर को निगल रही थी। फिर भी वह डरने वाली और वापस लौटने वाली नहीं थी। वह जोखिम जानती थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। ठंड का मुकाबला करने के लिए सेलीन ने अपने गियर की थर्मल सुरक्षा को पूरक करने के लिए अपनी लौ का उपयोग किया। गर्जन। सेलीन की आंखें गड़गड़ाहट की आवाज के स्रोत की ओर ऊपर उठीं। गर्जना अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसके कंपन के कारण ढीली बर्फ और छोटी चट्टानें पहाड़ी से नीचे गिरने लगीं। उसके ऊपर की चोटी पर एक विशाल कस्तूरी बैल खड़ा था। भूरे आकाश के सामने उसकी भयावह आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी खोपड़ी से दो विशाल सींग घातक भाले की तरह उभरे हुए थे, जबकि मोटे झबरा फर ने अत्यधिक ठंड के खिलाफ प्राकृतिक आवरण प्रदान किया था। उसकी आंखें भूख से लाल हो गईं। स्पष्ट रूप से चढ़ने वाले घुसपैठिए को शिकार के रूप में देखा जो उसकी मांद में भटक गया था। सेलीन तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गई। उसने प्राणी की स्पष्ट शक्ति को पहचान लिया और उसके द्वारा प्रस्तुत खतरे को कम आंकने से इनकार कर दिया। उसने खतरनाक ढलान पर और अधिक स्थिर आधार बनाने के लिए अपने पृथ्वी तत्व का उपयोग किया, साथ ही एक शक्तिशाली हमले का आरोप लगाना शुरू कर दिया। नई क्षमताओं में से एक जो उसने इवॉल्वर स्थिति में अपने हालिया विकास के माध्यम से हासिल की थी। उच्च मौलिक आत्मीयता ने एक जागृति के रूप में उसके दायरे से परे तकनीकों को पहले ही खोल दिया था। कौशल शक्तिशाली था और यह उसके मन का एक बड़ा हिस्सा ले लेगा, कुछ ऐसा जो उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कस्तूरी बैल कोई यादृच्छिक जानवर नहीं था। यह क्षेत्र के शक्तिशाली शिकारियों में से एक था और इसकी पिछली दहाड़ के आधार पर यह कोई शावक नहीं था, यह असली सौदा था। इसके अलावा उसकी खतरनाक स्थिति को देखते हुए निचली जमीन पर रहते हुए एक भी हमले का शिकार होने से उसकी गिरने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए कौशल के अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव के बावजूद सेलीन खुद को रोक नहीं सकी। सेलीन ने ड्रैगन ब्रीथ को सक्रिय किया। उसकी जादुई ऊर्जा उसके पिछले अग्नि मंत्रों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। जैसे जैसे जादू अपनी पूरी शक्ति की ओर बढ़ रहा था, आग की लपटें उसके स्थान पर एकत्र होने लगीं, घूमने लगीं और तीव्र होने लगीं। आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और एक सघन नरकंकाल में तब्दील हो गई। जैसे ही वह हमला शुरू करने के लिए तैयार हुई, गर्मी ने उसके शरीर के 5 मीटर आसपास की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ढलान पर चढ़ रहे कस्तूरी बैल को हमले से खतरा महसूस होने लगा, लेकिन वह आसानी से वापस नहीं लौट सका। यह केवल अपना प्रभार जारी रख सकता है। जैसे ही बैल ने उस पर छलांग लगाने की कोशिश की तो सेलीन ने ड्रैगन की सांस छोड़ दी। उसके स्थान से भीषण ज्वाला का एक विशाल शंकु फूटा, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। नरक एक विस्तृत चाप में फैल गया, जिससे आग की एक दीवार बन गई जिसने बर्फीले पहाड़ को धधकते नरक के दृश्य में बदल दिया। विस्फोट के मूल में पत्थर को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी थी, जबकि बाहरी किनारों पर भी जलने से गंभीर क्षति हुई। उछलता हुआ कस्तूरी बैल सीधे मंत्र के जलते हुए शंकु में फंस गया। प्राणी की वेदनापूर्ण चीख पूरे पहाड़ पर गूंज उठी क्योंकि तीव्र लपटें उसके झबरा बालों और नीचे के मांस में धंस गईं। जलती हुई और बुरी तरह घायल इसकी आंखें अनायास ही बंद हो गईं। सेलीन उछलते हुए जानवर से लड़कर दूर जा गिरी। जानवर अपने लक्ष्य से चूक गया और आगे देखने में असमर्थ हो गया। असहाय होकर खड़ी ढलान से नीचे गिर गया। गिरते ही उसका विशाल शरीर चट्टानी ढलानों से उछल गया। कस्तूरी बैल ने एक दर्दनाक आवाज के साथ पहाड़ी से उभरी हुई दांतेदार चट्टानों के एक समूह पर प्रहार किया। टक्कर घातक थी। प्राणी का शरीर निष्क्रिय हो गया क्योंकि जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। बड़े जीवन लाभ और युद्ध के अनुभव के बावजूद सेलीन को जीत से कोई संतुष्टि महसूस नहीं हुई। प्राणी का शरीर खतरनाक ढलान से इतना नीचे गिर गया था कि उसे ठीक करना संभव नहीं था और उसे वापस लाने के प्रयास में कीमती समय और ऊर्जा खर्च होगी जिसे वह बर्बाद नहीं कर सकती थी। मूल्यवान सामग्री, मांस और कोर पहाड़ की गहराई में खो गए। सेलीन ने निराशा से आह भरी अपनी चढ़ाई से पहले थोड़ी देर आराम किया,
यह जानते हुए कि उसकी वर्तमान स्थिति में दक्षता सही संसाधन संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण थी। आइस मस्क ऑक्स पर सेलीन की जीत को बमुश्किल 10 मिनट ही बीते थे कि सामने एक गुफा से 3 और विशाल छायाएं उभर आईं। सेलीन का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। पिछला बैल स्पष्ट रूप से झुंड का हिस्सा था और उसके पहले हमले ने उसके साथियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। 3 नए आगमन वाले प्रत्येक प्राणी उतने ही दुर्जय थे जितना उसने अपनी उपस्थिति के आधार पर अभी अभी मारा था। उनकी लाल आंखें जल रही थीं क्योंकि उन्होंने उस घुसपैठिए को देखा था जिसने उनके झुंड के सदस्य को मार डाला था। उनके विशाल सींग नुकीले और नुकीले थे। जैसे ही उन्होंने खुद को संकरे पहाड़ी रास्ते पर स्थापित किया, ठंडी हवा में उनकी नासिका से भाप उठी, जिससे उनकी ऊपर की ओर प्रगति और नीचे की ओर संभावित वापसी दोनों ही प्रभावी रूप से बाधित हो गईं। यह कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं। सेलीन ने खुद को सीमित पैंतरेबाजी कमरे के साथ एक अनिश्चित ढलान पर फंसा हुआ पाया। 3 प्राणियों का सामना करना पड़ा जिनकी संयुक्त ताकत उससे अधिक थी जिसे वह अकेले संभालने में कामयाब रही थी। सौभाग्य से पिछले ड्रैगन ब्रीथ हमले से समाप्त होने के बाद उसका मैना भंडार अपने मानक दर पर वापस आ गया था। लीड ऑक्स ने बर्फ से ढकी चट्टानों पर पंजा मारा और उस संकरे रास्ते से गुजरने की तैयारी की जहां सेलेन के पास बचने के लिए बहुत कम जगह थी। इसके पीछे अन्य 2 लोग उसके स्थान की ओर फैलने लगे। यह स्पष्ट था कि ये बैल कोई शुरुआती नहीं थे। वे एक झुंड के रूप में अपनी शिकार पद्धति के अच्छी तरह से आदी थे। वे कुशल और बुद्धिमान थे। जैसे ही हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, सेलीन ने अपने कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया, यह जानते हुए कि अगले कुछ क्षण यह निर्धारित करेंगे कि ताकत के लिए उसकी महत्वाकांक्षी खोज जीत में समाप्त होगी या एक घातक गलती बन जाएगी। तीनों प्राणियों ने एक साथ दहाड़ते हुए ऊपर की चट्टानों से ढीली बर्फ को हिला दिया, फिर उनके और नीचे खाई के बीच फंसे अकेले इवोल्वर पर अपना हमला शुरू कर दिया। मुझे बताएं कि आप अन्य पीओवी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। क्या आप उन्हें कभी कभार पसंद करेंगे या नहीं? अध्याय 318 मौत की लड़ाई। पृथ्वी पर तात्कालिक संकट कम हो गया था क्योंकि हमलावर अपने लक्ष्य से हट गए थे, लेकिन अभूतपूर्व विनाश के बाद भी अराजकता फैलती रही। एक एसेंडर की मृत्यु और जोन डी के लगभग पूर्ण विनाश ने जागृत समाज को सदमे में डाल दिया था। अवेकन एसोसिएशन और कई शक्तिशाली परिवारों को भारी नुकसान हुआ था। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वित्तीय क्षति खरबों डॉलर में हुई, जबकि मानव लागत और भी अधिक चौंकाने वाली थी। एक ही दिन में सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। जोन डी के बचे हुए हिस्से में टॉम ग्लासी उन कुछ गगनचुंबी इमारतों में से एक के ऊपर खड़ा था जो मुश्किल से बरकरार थी और उस जगह के खंडहरों का सर्वेक्षण कर रहा था जो कभी एक संपन्न महानगरीय जिला था। पूरे शहर में अनगिनत आग से धुआं उठ रहा था, जबकि आपातकालीन दल ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे बचे लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जॉर्ज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे, टॉम धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में शहर का विनाश झलक रहा था। नल नल नल। बादलों से बारिश होने लगी। पानी ने अग्निशामकों को कई आग बुझाने में मदद की, जबकि राख भरी हवा को कुछ हद तक राहत प्रदान की। टॉम के होठों से एक भारी आह निकल गई जब उसने अपने चेहरे पर उदासी की भावना के साथ अपना सिर हिलाया। जॉर्ज उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें वह अपनी युवावस्था से जानते थे और अपनी अलग अलग संबद्धताओं के बावजूद दशकों का इतिहास साझा करते थे। नकाबपोश हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मौत की खबर सुनकर उनके सीने पर अप्रत्याशित भार आ गया। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग रास्ते चुने लेकिन परस्पर सम्मान बनाए रखा। हर चीज तेजी से अस्थिर होती जा रही है, टॉम ने शहर भर में देखते हुए धीरे से खुद से कहा। मुझे 2 बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत होने की जरूरत है। जीवन पहले से कहीं अधिक अप्रत्याशित है और केवल ताकत ही ऐसे समय में जीवित रहने की गारंटी दे सकती है। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। एक क्षण में उसकी आकृति क्षतिग्रस्त इमारत के ऊपर तूफानी आकाश के सामने खड़ी थी। अगले वह पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी मंजिल केवल उसे ही पता थी।
नीचे खंडहरों में नल, अवेकन और इवोल्वर्स ने अपने बचाव प्रयास जारी रखे, घायलों की सहायता करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए मिलकर काम किया। जोन डी के पुनर्निर्माण में जिले को उसके पूर्व राज्य जैसा कुछ भी बहाल करने के लिए महीनों, शायद पूरे 1 वर्ष की भी आवश्यकता होगी। लेकिन खोई हुई जिंदगियां कभी वापस नहीं आएंगी, जो परिदृश्य और उन लोगों के दिलों पर स्थायी निशान छोड़ देंगी जो आगे बढ़ने के लिए बच गए। आपने लेवल 25 एस रैंक जंगली प्रकृति हिरण को मार डाला है। आपने 750 जीवन प्राप्त किए हैं। मून ने एस रैंक जानवर की लाश को अपने भंडारण रिंग में संग्रहित किया, लेकिन संतुष्टि उससे दूर थी। एस रैंक प्राणियों के जीवन पुरस्कार प्रत्येक हत्या के साथ घट रहे थे, और उन्हें संदेह था कि वे जल्द ही नगण्य मात्रा में गिर जाएंगे, शायद किसी बिंदु पर प्रति हत्या 5 जीवन तक। यह स्पष्ट होता जा रहा था कि चंद्रमा प्रथम अभयारण्य के चुनौती स्तर से आगे निकल गया है। उसका विकास तेजी से हो रहा था। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग क्लासलेस स्वॉर्ड मास्टर। स्तर 25 विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 89,628, सुपर जीवन 5। ताकत 48, चपलता 48, संविधान 55, मन 82, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला, उन्नत मौलिक शरीर, दृढ़ता, सुनहरी त्वचा, इग्नाइट, डैगर कला, रून शिलालेख, मूल्यांकन, बिजली रायजू, शांति, बीस्ट मास्टर, माइनर मेंड, शुद्ध करना, स्टोन क्लैप, भारीपन, एयर स्टेप, भेदी तलवार, पक्षी नृत्य। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल, क्लास स्लॉट 1/1। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें, 26/50। 2 तस्कर सुअरों को खत्म करने के बाद मून को ग्रैंड होराइजन में 2 अतिरिक्त एस रैंक जानवरों का सामना करना पड़ा। हिरण उस जोड़ी में से दूसरा था। दोनों बिना कोई चुनौती पेश किए हार गए थे। उसकी विकास की आवश्यकता सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, और वह पहले ही अपने लक्ष्य की ओर आधा रास्ता पार कर चुका था। ग्रैंड होराइजन अब तक उनके द्वारा खोजी गई सबसे अधिक उत्पादक शिकारगाह साबित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र विशाल था, जिसमें कई अज्ञात क्षेत्र थे जिनमें संभवतः अधिक एस रैंक जानवर थे। इस एकल क्षेत्र में 30 हत्याओं तक पहुंचने की संभावना ने चंद्रमा के उत्साह को बहाल कर दिया। उन्हें अब प्रत्येक जीत से घटते जीवन पुरस्कारों की चिंता नहीं थी। जब तक वे वास्तव में महत्वहीन हो गए, तब तक उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और पूरी तरह से प्रथम अभयारण्य से आगे बढ़ गए थे। टूर्नामेंट की समय सीमा कड़ी रही, लेकिन उसकी प्रगति तेज हो रही थी। सेलिन का बायां हाथ उसकी बगल में बेकार लटक गया। उसकी अपंग बाह से खून प्राचीन सफेद बर्फ पर टपक रहा था, जिससे एक बढ़ता हुआ लाल रंग का दाग बन गया। उसके सामने शेष 2 मस्क ऑक्सन खड़े थे, जिनमें से एक को उसके पहले के हमलों से कुछ चोटें आई थीं, जबकि दूसरे को काफी हद तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। उनकी द्वेषपूर्ण दृष्टि उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही थी, जिससे उस घुसपैठिए के प्रति शुद्ध घृणा फैल रही थी जिसने अभी अभी उनके साथी को मार डाला था। उसके खून का स्वाद अभी भी एक बैल के थूथन पर बना हुआ है, जहां लड़ाई के दौरान उसने उसकी बाह से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया था। दोनों प्राणियों ने उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसकी कमजोर स्थिति को महसूस करते हुए उसने अपने शेष मन को दूसरे मंत्र के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह जादू कर पाती, भागने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए दोनों जानवरों ने एक साथ हमला किया, विपरीत दिशाओं से हमला किया। बकवास। सेलिन ने दांत पीसकर शाप दिया, तुरंत पृथ्वी पर जादू कर दिया। उसके पैरों के नीचे पत्थर का एक मोटा खंभा फूट गया, जिससे वह तेजी से बढ़ते हमले से ऊपर उठ गई क्योंकि दोनों बैल उसके अचानक टॉवर के आधार से टकरा गए। उसने सही अवसर का लाभ उठाया। दोनों शत्रु सीधे उसकी स्थिति के नीचे एकत्रित थे। सेलिन ने अपने बचे हुए मैना के साथ ड्रैगन की सांस को उजागर किया। ज्वाला के विनाशकारी शंकु ने दोनों प्राणियों को अपनी चपेट में ले लिया क्योंकि वे अपने असफल चार्ज से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जादुई आग ने उन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी पीड़ा भरी दहाड़े पहाड़ के उस पार गूंज रही थीं जैसे नरक ने उनकी मैली कुचैली खाल को चीर डाला हो। लेकिन उनकी ऊंची स्थिति कायम नहीं रह सकी। बैलों के प्रहार से मिट्टी का खंभा टूट गया,
जिससे सेलीन नीचे चट्टानी ढलान की ओर गिर पड़ी। गड़गड़ाहट। वह जोर से जमीन पर गिरी। उसके पहले से ही घायल शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी दृष्टि में एक अधिसूचना चमकी, लेकिन केवल एक। दूसरा बैल हमले में बच गया था, हालांकि वह स्पष्ट रूप से घायल था और अकारण क्रोधित था। मेरे पास लगभग कोई मन नहीं बचा है, मैं इसे मार नहीं सकती, सेलीन ने हांफते हुए कहा। जीवित बैल पहले से ही आग की लपटों से उबर रहा था, एक और आरोप की तैयारी कर रहा था जिसका वह अपनी वर्तमान स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकता था। दर्द के बावजूद अपने दांत पीसते हुए सेलीन ने एकमात्र विकल्प उपलब्ध कराया। अभी के लिए अलविदा, उसने विदाई में अपना हाथ लहराते हुए दौड़ते हुए जानवर को बुलाया। मैं आपके लिए दूसरी बार वापस आऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के सेलीन ने खुद को पहाड़ की चट्टान के किनारे से गिरा दिया और जानवर के हाथों मरने के बजाय गिरकर मरना पसंद किया। जब सेलीन नीचे बर्फीली ढलानों की ओर गिरी तो हवा तेजी से आगे बढ़ी। उसका शरीर ठंडी हवा में असहाय रूप से घूम रहा था। दरार। उसके शरीर ने चट्टान के नीचे एक चट्टानी उभरे हुए हिस्से के साथ हिंसक संपर्क बनाया। इस प्रभाव से उसके पूरे शरीर में रूह कंपा देने वाला दर्द हुआ। उसकी बाकी बांह टूट गई और उसके धड़ की अधिकांश हड्डियां टूट गईं। दुर्भाग्य से यह इसका अंत नहीं था। पहाड़ के तीव्र कोण ने यह सुनिश्चित किया कि उसका शरीर लगातार गिरता रहा और उसके बाद के किनारों से लुढ़कता रहा। दर्द उस क्षण के लिए अत्यधिक था जब वह होश में रही, इससे पहले कि उसकी मौत बीच में ही गिर गई। आपकी मृत्यु हो गई है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आपने 2500 जिंदगियां खो दी हैं। कुछ क्षण बाद सेलीन ने खुद को मध्य हवा में पाया, अभी भी नीचे दुर्गम इलाके की ओर गिर रही थी। सिस्टम ने उसे मृत्यु के सटीक स्थान पर पुनर्स्थापित कर दिया था, जो जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर था। गड़गड़ाहट। उसने दांतेदार उभरी हुई चट्टानों के खिलाफ एक और घातक संपर्क किया, जिसके बाद वह और अधिक लुढ़कने लगी और पहाड़ी से नीचे उछलने लगी। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2500 जिंदगियां खो दी हैं। वह फिर से हवा में उछली और फिर से गिरना घातक साबित हुआ। केवल तीसरी मृत्यु के बाद उसका शरीर अंततः चट्टान के नीचे विश्राम के लिए आया। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2500 जिंदगियां खो दी हैं। शिट। मेरे पास स्थायी मृत्यु से पहले केवल 2 पुन स्पॉन बचे हैं। सेलीन ने मौत की बहस प्रभावी होने पर कमजोर रूप से शाप दिया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि सुरक्षित रूप से नीचे तक पहुंचने के लिए गिरने से 3 अलग अलग मौतों की आवश्यकता होगी। पेनल्टी से उसका शरीर सुस्त और कमजोर महसूस कर रहा था। हर छोटी हरकत के लिए दोगुने से अधिक प्रयास की आवश्यकता होती थी। सेलीन ने तुरंत चट्टान के आधार से दूर लंगड़ाते हुए आश्रय की तलाश शुरू कर दी, जहां वह छिप सकती थी और ठीक हो सकती थी, जबकि डिबफ अपने पाठ्यक्रम को चला रही थी। उसकी वर्तमान कमजोर अवस्था में किसी भी शक्तिशाली प्राणी द्वारा पकड़े जाने से संभवतः उसकी वास्तविक मृत्यु हो सकती है। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि सेलीन चट्टान के आधार से कुछ दर्जन मीटर से अधिक दूर तक लंगड़ा सके, एक गड़गड़ाहट ताली की गर्जना ने आसपास के देवदार के पेड़ों से बर्फ को हिला दिया। जैसे ही वह धीरे धीरे ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ी, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। खून से लथपथ कस्तूरी बैल पहाड़ी से सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके विशाल खुर हर तेज कदम के साथ छोटे छोटे हिमस्खलन पैदा कर रहे थे। सेलीन का मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसकी आंखें उसे जो दिखा रही थीं उसे समझ नहीं पा रही थी। चोटी से बचने के लिए छलांग लगाने के बावजूद बैल किसी तरह अपनी जगह पर पहुंचने में कामयाब रहा। उसके बुरी तरह से घायल और खून बह रहे शरीर की जांच करते हुए सेलीन को समझ में आया कि वह कैसे पकड़ने में सक्षम थी। जानवर अपने गिरे हुए साथी का प्रतिशोध लेने के लिए उसके पीछे छलांग लगाते हुए चट्टान के किनारे तक उसका पीछा कर रहा था। अन्यथा इसकी गति को देखते हुए भी यह उसे पकड़ने में असमर्थ होगा। उसके विपरीत ऑक्स के पास एक शक्तिशाली शरीर था जो भारी दूरी से गिरने के प्रभावों का विरोध कर सकता था, लेकिन बिना किसी कीमत के। यह पागल जानवर। सेलीन का मुंह हिल गया। उसे इसके संकल्प के प्रति अरुचिकर सम्मान महसूस हुआ। इसने खुद को शिखर से फेंक दिया था, अपनी जान जोखिम में डालकर।
सिर्फ उसे पकड़ने के लिए, अपने मृत साथियों का बदला लेने के लिए। हालांकि वह चिंतित थी, बैल की खून से लथपथ आकृति को देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। सेलीन को एहसास हुआ कि वे दोनों समान रूप से हताश स्थिति में थे। मैंने पिछले अध्याय से आपके सुझावों को सुना है और पीओवी अगले 2 अध्यायों से कहानी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। ये अध्याय पहले ही लिखे जा चुके हैं, इसलिए अग्रिम क्षमायाचना। अध्याय 319 सेलीन की मृत्यु। उसके ड्रैगन ब्रीथ हमले से जीव की खाल फट गई थी और जल गई थी। कई घावों से खून बह रहा था जहां वह अपने गिरने के दौरान चट्टानों से टकराया था। इसकी चाल बाईं ओर झुकी हुई थी, इसका दाहिना भाग स्पष्टतः भारी रूप से घायल था। वे दोनों पतन के कगार पर लड़खड़ा रहे थे। संभवतः उनका अंतिम मुकाबला होगा, जो यह तय करेगा कि उनमें से कौन विजेता बनेगा और कौन अतीत का एक धब्बा बन जाएगा। केवल 2 जिंदगियां शेष रहने और एक गंभीर बहस के कारण उसकी युद्ध शक्ति आधे से भी अधिक कम हो जाने के कारण सेलीन को पता था कि यह मुठभेड़ यह निर्धारित करेगी कि ताकत के लिए उसकी महत्वाकांक्षी खोज विजय या स्थायी मृत्यु में समाप्त होगी या नहीं। बैल ने अपना विशाल सिर नीचे झुकाया। खून से सने दांतों का निशाना सीधे उसके दिल पर था, क्योंकि उसने एक अंतिम हमले के लिए अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा कर ली थी। सेलीन ने कांपते हाथों से अपने कर्मचारियों को पकड़ लिया, यह जानते हुए कि उसके पास शायद एक जादू बचा था, इससे पहले कि थकावट उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। पहाड़ उनका अखाड़ा बन गया था और उनमें से केवल एक ही इसे जीवित छोड़ेगा। सेलीन का हमला और घायल बैल एक दूसरे की ओर बढ़े। टक्कर विनाशकारी थी। सेलीन की बची हुई लपटें जानवर की पहले से ही जली हुई खाल में समा गईं, लेकिन बैल ने अपना आक्रमण तब तक नहीं रोका जब तक कि उसके विशाल दांतों ने अपना निशान नहीं पा लिया, उसकी छाती को भेदते हुए भी जब उसने चकमा देने की कोशिश की। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2500 जिंदगियां खो दी हैं। सेलीन पहले से भी अधिक कमजोर पैदा हुई, विवादों के कारण वह मुश्किल से खड़ी हो सकी। उसका मन भंडार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उसकी दृष्टि संचित दंड से भटक गई थी। बैल अभी भी जल रहा था लेकिन जीवित था, उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आग उसके शरीर को जलाने वाली आग से भी अधिक तेज थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर जब उसने प्राणी को अपना अंतिम चार्ज तैयार करते देखा तो सेलीन ने एक हताश निर्णय लिया। वह खुद को पूरी तरह से मन की कमी के लिए मजबूर कर देगी, मन की हर आखिरी बूंद को एक अंतिम हमले में डाल देगी। भंडार का उपयोग करते हुए वह नहीं जानती थी कि उसके पास अभी भी उसके पास है। सेलीन ने अपनी शक्ति के पूर्ण शेष को ड्रैगन की सांस के कमजोर रूप में प्रवाहित कर दिया। लौ के शंकु ने सीधे चार्जिंग बैल पर प्रहार किया, जिससे जीव के बर्फ पर गिरने से पीड़ा की गर्जना हुई। लेकिन सेलीन भी पूरी तरह से थककर जमी हुई जमीन पर गिर गई, एक भी मांसपेशी को हिलाने में असमर्थ। उसकी आंखें धुंधली हो गईं जब उसने देखा कि बैल दृढ़ संकल्प के साथ अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपने झुके हुए शरीर की ओर आ रही थी। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सेलीन ने अजीब शांति के साथ सोचा। मुझे जूलियन की बात सुननी चाहिए थी। नहीं, मैंने अपनी पसंद बनाई है। यदि मैं इससे बच नहीं सकता तो जो आने वाला है उससे मैं कैसे बच सकता हूं? मैं उसे कभी कैसे हरा सकता हूं? मैं उसे कभी गलत कैसे साबित कर सकता हूं? मैं बहुत कमजोर हूं। जो आने वाला है मैं उसका हकदार हूं। उसने आने वाले अंत को ऐसे हृदय से स्वीकार किया जो अधूरे पछतावे से भरा हुआ था। कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। तूफान अभी भी भड़का हुआ था और केवल उसके जैसे मूर्ख ही ऐसी परिस्थितियों में बाहर निकले थे। यहाँ तक कि अगर किसी को उसका शव मिल भी गया तो सहायता देने की बजाय उसके उपकरण लूटने की संभावना अधिक होगी। यह एक खतरनाक दुनिया थी जहां मदद करने के इच्छुक लोग बहुत दूर और बहुत कम थे। जैसे ही विशाल जानवर ने खुद को उसके सिर के ऊपर रखा, अंतिम कुचलने वाला झटका देने की तैयारी की, वह अचानक उसके टूटे हुए शरीर के पास गिर गया। सेलीन एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकी, लेकिन जीत की सूचना उसकी धुंधली दृष्टि में चमक उठी। ऐसा लगता है जैसे यह अभी अंत नहीं है। राहत में उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली।
मेरे पास मजबूत बनने के लिए अभी भी कुछ समय बाकी है। उसकी आंखें बंद हो गईं क्योंकि थकावट ने आखिरकार उसे जकड़ लिया। उसका शरीर अब काम करना बंद कर रहा था क्योंकि तत्काल खतरा टल गया था। पहाड़ ने लगभग उसकी जान ले ली थी, लेकिन दृढ़ संकल्प और शायद भाग्य के स्पर्श से वह बच गई। सेलीन को होश खोए हुए 10 मिनट बीत चुके थे और जो शिकारी आसपास छिपे हुए थे वे अपने आश्रयों से बाहर आने लगे। बैल के खून की समृद्ध गंध सेलेन के खुद के खून बहते घावों के साथ मिलकर आसपास के किसी भी प्राणी के लिए उनकी ताकत की परवाह किए बिना एक अनूठा आकर्षण पैदा करती थी। एक छोटे आर्कटिक स्लॉथ ने सैकड़ों मीटर दूर से आकर्षक सुगंध का पता लगाया और स्रोत की ओर सावधानी से बढ़ना शुरू कर दिया। जिज्ञासा और भयानक भूख से प्रेरित होकर यह आश्चर्यजनक रूप से चुपचाप बर्फ से ढके इलाके में चला गया। जब वह अंततः घटनास्थल पर पहुंचा तो स्लॉथ की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। दो शक्तिशाली जीव खून से सनी बर्फ पर निश्चल पड़े थे, जो एक अभूतपूर्व दावत के दावे की प्रतीक्षा में प्रतीत हो रहा था। आलस की प्रवृत्ति उत्तेजना से भड़क उठी। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह कई दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन था। कस्तूरी बैल इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शिकारी थे और आमतौर पर स्लॉथ उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करते थे जहां से वे गुजरते थे, लेकिन यह मर चुका था। यह मजबूत शिकारियों पर दावत देने का सही मौका था। स्लॉथ ने संभावित खतरों या जालों के लिए क्षेत्र को सावधानीपूर्वक स्कैन करना शुरू कर दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं है, स्लॉथ सावधानी से पहले निकाय के पास पहुंचा। त्वरित निरीक्षण के बाद स्लॉथ ने बैल की मृत्यु की पुष्टि की। हफ हफ सांस लेने की अचानक आवाज ने तुरंत स्लॉथ का ध्यान सेलीन के झुके हुए शरीर की ओर आकर्षित किया। स्लॉथ का व्यवहार तुरंत प्रतिकूल हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसके होठों से सांस की हल्की भाप निकल रही थी। मानव अभी भी जीवित था और अगर जाग गया तो उसके भोजन के अवसर या जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सुस्ती ने अपने धारदार पंजे उठाए और एक जानलेवा झटका देने की तैयारी की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सोए हुए व्यक्ति को कभी कोई समस्या न हो। वाह! पीछे से प्राणी की गर्दन पर तलवार से वार किया गया। आर्कटिक स्लॉथ चुपचाप सेलीन को खत्म करने पर इतना केंद्रित था कि वह किसी भी दृष्टिकोण का पता लगाने में पूरी तरह से विफल रहा। जैसे ही जीव सेलीन के बेहोश रूप के पास गिरा, गहरे घाव से खून बहने लगा। इससे पहले कि घायल स्लॉथ संभल सके या जवाबी कार्रवाई कर सके, अज्ञात हमलावर ने ठंड और एड्रेनालाइन दोनों से कांपते हाथों से फिर से हमला किया। वह तब तक वार पर वार करता रहा जब तक कि अंततः उसकी दृष्टि में मारने की सूचना नहीं आ गई। जूलियन का पूरा शरीर कांप रहा था, उसके हाथ ठंडे तापमान से कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज सांसों में आ रही थीं जिससे वाष्प के बादल बन रहे थे, और उसकी आंखें ऐसे जानवर का शिकार करने में सक्षम होने के सदमे से कांप रही थीं। उसने सेलीन की सुरक्षा की चिंता से प्रेरित होकर सभी ज्ञान और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध तूफान में उतरने का साहस किया था। उसके पीछे चलने के फैसले ने शायद उसकी जान बचा ली, हालांकि वह खून से लथपथ बर्फ पर बेहोश और गंभीर रूप से घायल रही। सेलीन, उसने तुरंत फुसफुसाया। जूलियन जल्दी से सेलेन के शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसकी छाती के उत्थान और पतन को देखते हुए नाड़ी की जांच करने के लिए उसकी गर्दन के खिलाफ 2 उंगलियां दबा दीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसकी नाड़ी कमजोर है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रही है। वह राहत के साथ बुदबुदाया, हालांकि उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। कीमती समय बर्बाद किए बिना जूलियन ने जल्दी से बैल की विशाल लाश और स्लॉथ के शरीर दोनों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। मूल्यवान सामग्रियों से बाद में निपटा जा सकता था, सेलीन का जीवित रहना तत्काल प्राथमिकता थी। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक उपचार औषधि निकाली, ध्यान से सेलीन के सिर को उठाया और उसके होठों के माध्यम से तरल प्रवाह में मदद की। सुनहरा तरल उसकी स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगा और सबसे गंभीर क्षति की मरम्मत शुरू कर देगा। चलो सेलीन, तुम्हें किसी गर्म और सुरक्षित स्थान पर जाने की जरूरत है, जूलियन फुसफुसाए और उसने धीरे से उसके अचेतन रूप को अपनी पीठ पर उठाया। अपनी थकावट और भीषण ठंड के बावजूद जूलियन ने आश्रय की ओर वापस कठिन यात्रा शुरू की।
गहरी बर्फ के बीच प्रत्येक कदम एक संघर्ष था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चिंता से पैदा हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा जिसे उसने महसूस किया था। वह छोटी बहन थी जो उसके पास कभी नहीं थी। उनके चारों ओर तूफान जारी रहा, लेकिन जूलियन को वह मिल गया जिसकी वह तलाश में आया था। अब उसे बस उन दोनों को जीवित वापस लाना था, इससे पहले कि पहाड़ एक और शिकार का दावा कर सके। अस्थायी मानव आश्रय स्थल पर वापस पहुंचकर कई निवासियों ने देखा कि जूलियन प्रवेश द्वार से संघर्ष कर रहा था और वह सेलेन के बेहोश रूप को अपनी पीठ पर ले जा रहा था। कुछ अधिक निंदक जीवित बचे लोगों ने इस दृश्य का उपहास उड़ाया। इस मूर्ख को देखो जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है जो तर्क नहीं सुनता। खुद को खतरे में डालने के बजाय उसे कठिन तरीके से सीखने देना चाहिए था। दूसरों ने थके हुए इस्तीफे के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने पहले भी कठोर द्वितीय अभयारण्य वातावरण में नए लोगों के बीच इस पैटर्न को देखा था। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जब नए लोग वरिष्ठों की बात नहीं सुनते। हमने अच्छे कारण के लिए उसे तूफान के बारे में चेतावनी दी थी। गर्व हमेशा गिरने से पहले आता है। वह भाग्यशाली है कि जूलियन के पास उसके पीछे जाने के लिए पर्याप्त वीरता की भावना थी, इससे पहले कि वह खुद को स्थायी रूप से मार डाले। वह भाग्यशाली है कि उसे अपनी गर्दन को जोखिम में डालने की इतनी परवाह है। यहाँ ज्यादातर लोगों को इसकी परवाह नहीं होगी। अधिक अनुभवी निवासियों में से कुछ जूलियन को सेलीन को अलाव के पास ले जाने में मदद करने के लिए चले गए, जबकि अन्य उदासीन कंधे उचकाते हुए अपनी चिंताओं पर लौट आए। आश्रय का अनौपचारिक पदानुक्रम जीवित रहने के अनुभव पर बनाया गया था, और सेलेन के लापरवाह उद्यम ने केवल उनके विश्वास को मजबूत किया था कि अनुभवी सलाह सुनना इस अक्षमय वातावरण में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। जूलियन ने टिप्पणी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान सेलीन को पहाड़ के खतरों के साथ उसकी घातक मुठभेड़ से उबरने के लिए आवश्यक देखभाल दिलाने पर केंद्रित किया। अध्याय 320 कार्य समापन के निकट। भव्य क्षितिज। मून एक गिरे हुए एस रैंक जानवर की लाश के ऊपर बैठ गया और उन्नति आवश्यकताओं के माध्यम से अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए एक क्षण लिया। ग्रैंड होराइजन ने इस क्षेत्र के बारे में उनकी हर अपेक्षा को पार कर लिया है। जैसा कि अफवाहों से पता चला था, शक्तिशाली शिकारी वास्तव में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस विशाल क्षेत्र में अभूतपूर्व संख्या में बिखरे हुए थे। सामान्य जागृतिकर्ताओं के लिए यह स्थान किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था जहां अंततः सबसे शक्तिशाली लोगों का भी अंत हुआ। चंद्रमा के लिए यह एक आदर्श शिकारगाह बन गया था जहां वह अपने कठिन विकास कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकता था। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें 35/50। कुछ ही घंटों के अंतराल में वह 9 अतिरिक्त एस रैंक जानवरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी कुल प्रगति 50 आवश्यक हत्याओं में से 35 तक पहुंच गई। शिकार की कुशलता ने उसे चौंका दिया था। मून को शायद ही विश्वास हो रहा था कि उन्हें एक ही क्षेत्र में इतने सारे उच्चस्तरीय लक्ष्य केंद्रित मिले हैं। जानवर का घनत्व एस रैंक गेट के भीतर उसके द्वारा किए गए सामना के बराबर था जिसे उसने हाल ही में साफ किया था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह सोचते ही चंद्रमा की आंखें अचानक चमक उठीं क्योंकि उसके दिमाग में एक दिलचस्प संभावना साकार हो उठी। क्या होगा यदि ग्रैंड होराइजन ने अपनी विशाल गहराई में कहीं एक सर्वोच्च प्राणी को आश्रय दिया हो? संभावना नगण्य नहीं थी और उस विचार ने उसे उत्साह से भर दिया। मून का मानना था कि वह प्रथम अभयारण्य की सीमाओं के भीतर शक्ति के लगभग शिखर स्तर तक पहुंच गया था। उनकी कक्षाएं अपनी अपनी श्रेणियों में उपलब्ध कुछ सबसे मजबूत क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। चाहे जादुई, शारीरिक समर्थन या रक्षात्मक कौशल, चंद्रमा ने अनगिनत कौशल हासिल कर लिए थे जो कुछ ही जागृत व्यक्ति उसके वर्तमान स्तर पर व्यक्तित्व से मेल खा सकते थे। सभी कौशलों को मिलाकर तो छोड़ ही दें। वह अब सर्वोच्च प्राणी को युद्ध में शामिल करने की अपनी क्षमता के बारे में अनिश्चित नहीं था। संदेह की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी, हालांकि यह भावना अहंकार या अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकने से पैदा नहीं हुई थी। मून समझ गए कि इस तरह का टकराव असाधारण रूप से कठिन और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा होगा,
लेकिन उन्हें अब इस संभावना से भयभीत महसूस नहीं हुआ। चंद्रमा अपनी सीट से उठा और क्षितिज का निरीक्षण किया, यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस उल्लेखनीय शिकारगाह में अन्य कौन से शक्तिशाली जीव उसका इंतजार कर रहे हैं। बंजर भूमि, एक परित्यक्त क्षेत्र जिसमें कल्पना से भी अधिक खतरनाक जीव रहते थे। सिस्टम विनियमित अभयारण्यों के विपरीत यहाँ के जानवरों की विकासवादी क्षमता की कोई सीमा नहीं थी। एक जागृति एक इवोल्वर स्तर के शिकारी से टकरा सकती है, जबकि एक इवोल्वर एक सरपासर का सामना कर सकता है, या यहाँ तक कि एक एसेंडर का भी सामना कर सकता है, जो उसे एक ही आकस्मिक हमले के साथ पेस्ट में बदल सकता है। यहाँ तो कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं था। इस क्षेत्र के निवासी समान उत्साह से कानून और हड्डियां दोनों तोड़ने के लिए जाने जाते थे। वे पूरे देश में फैली बुराई के कारण सभ्य समाज से बहिष्कृत व्यक्ति थे। कुछ प्रवासन के कारण यहाँ आए थे, जबकि अन्य का जन्म यहीं हुआ था। दोनों समान रूप से खतरनाक थे और इन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। इन बंजर भूमियों में रहने वाले मनुष्य अब वास्तव में मनुष्य नहीं रहे। वे नैतिकता या संयम के सभी दिखावे को छोड़कर जानवरों के बीच रहने वाले जानवरों में विकसित हो गए थे। पृथ्वी के कई बंजर भूमि क्षेत्रों में से एक में शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह एक गुप्त भूमिगत सुविधा के भीतर एकत्र हुआ। कक्ष में हल्की रोशनी थी, परछाइयां अंदर मौजूद आकृतियों के चेहरों को काले रंग में ढक रही थीं। उस कीड़े को खत्म करने में आपको बहुत अधिक समय लग गया। शांत कमरे में एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। जॉर्ज को संभालने की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी जानी चाहिए थी। आपने अपनी अक्षमता से हमारे ऑपरेशन को लगभग खतरे में डाल दिया। आरोपी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से कमरा भर गया लगता था, ने ठंडे तिरस्कार के साथ जवाब दिया। वही पुराना हो। आपकी जीभ अभी भी आपसे कुछ हद तक लंबी है। इससे पहले कि हर बार दोनों की मुलाकात की तरह बहस और बढ़ती, एक और आवाज ने शांति से हस्तक्षेप किया। यह वक्ता अपने भाषण में वाक्पटु था और अपने स्वर में नरम था। बस, यह छोटी मोटी बहस का समय नहीं है। हमने अपने मिशन को बिल्कुल निर्देशानुसार पूरा किया। मास्टर हमारे परिणामों से बहुत प्रसन्न होंगे। छोटी परछाई ने पिछली टिप्पणी का तिरस्कार पूर्वक उपहास करते हुए कहा। मास्टर की बात करें तो वह कब लौटेगी? मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे उसके आलिंगन की याद आती है। अनिश्चित। वह महत्वपूर्ण मामलों में बेहद व्यस्त है। उसके पास यहां बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। गड़गड़ाहट। जॉर्ज जेनकिंस का निर्जीव शरीर कक्ष के केंद्र में साकार हुआ। यहाँ लाश है। मैंने इसे अच्छी स्थिति में रखा है, जैसा आपने पूछा था। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से पहले शांत व्यक्ति ने सिर हिलाया। कहाँ है? जॉर्ज के शव को पहुंचाने वाले व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी हड्डी बन गई। बिना समारोह के उसने रहस्यमय वस्तु को प्रतीक्षा की हथेली में रख दिया। वहां है, उन्होंने पुष्टि की। उनके हाथ के संपर्क में आने पर हड्डी की सतह थोड़ी सी चमक उठी। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी की निगाहें कलाकृतियों पर केंद्रित हो गईं। इसका महत्व उपस्थित सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। अच्छा, सचमुच अच्छा। वह आदमी कुछ सेकंड तक उसे पकड़कर रखने के बाद बोला। चेहरे पर अंधेरा होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। मालिक बहुत प्रसन्न होंगे। अत्यंत प्रसन्न। हमले के बाद एक सप्ताह तेजी से बीत गया, जिसने पूरे क्षेत्र को अपने साथ ले लिया। शक्तिशाली परिवारों और एसोसिएशन पर रहस्यमय संगठन के क्रूर हमले के बाद से जागृति समाज के परिदृश्य में बदलाव आया था। अवेकन एसोसिएशन ने तुरंत हमलावरों की पहचान की गहन जांच शुरू कर दी थी और उनके प्रयासों से कम परेशान करने वाले परिणाम मिले। मुख्य रूप से अवेकन और इवॉल्वर से बने छोटे फ्राई की पहचान गवाहों की गवाही, मोबाइल कैमरे और अन्य तरीकों से की गई। उन्होंने जो खोजा उससे यूनाइटेड टेरान अलायंस को झटका लगा। हमलावरों में से कुछ वास्तव में ज्ञात भगोड़े थे जो फर्स्ट सैंक्चुअरी में रह रहे थे, बहिष्कृत और भाड़े के सैनिकों के रूप में जीवित रहे। लेकिन अन्य लोग गुप्त रूप से रहस्यमय संगठन की सेवा करते हुए प्रमुख जनसंख्या केंद्रों के भीतर सामान्य जीवन बनाए रखते हुए छिप रहे थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई घुसपैठियों ने प्रमुख जागृति समूहों के भीतर वैध पदों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें स्वयं जागृति एसोसिएशन भी शामिल था। इन स्लीपर एजेंटों ने आदेशों की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त पहचान बनाने, सूचना तक पहुंच प्राप्त करने और सत्रों की योजना बनाने में वर्षों बिताए थे। दुर्भाग्य से न्याय मिलने के लिए रहस्योद्घाटन बहुत देर से हुआ। जिस क्षण उनका मिशन समाप्त हुआ, ये संचालक अपने नकली जीवन को छोड़कर पूरी तरह से गायब हो गए थे। वे अब अपनी नौकरियों, घरों या परिवारों में नहीं लौटे, यह समझते हुए कि उनके कवर के साथ अपूरणीय समझौता किया गया था। हालांकि उनके भागने से उन्हें परिणामों से छूट नहीं मिली। प्रत्येक पहचाने गए व्यक्ति पर बड़े पैमाने पर इनाम रखा गया, जिससे वे जागृत समाज में सर्वाधिक वांछित अपराधी बन गए। उनकी पहचान विश्व स्तर पर फैलाई गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे फिर कभी खुले तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। अध्याय 321 कार्यपूर्ण। जिन संगठनों ने अनजाने में इन घुसपैठियों को आश्रय दिया था, उन्हें गहन जांच और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। अवेकन एसोसिएशन ने कई प्रमुख जागृति समूहों के साथ हमलों से प्रभावित सभी पीड़ितों से औपचारिक माफी मांगी, स्क्रीनिंग और निरीक्षण में उनकी विफलता को स्वीकार करते हुए इस तरह की घुसपैठ को सक्षम बनाया। हम उन सुरक्षा विफलताओं के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं जिन्होंने इन व्यक्तियों को हमारे संगठन के भीतर काम करने की अनुमति दी। हमारी सतर्कता अपर्याप्त थी और निर्दोष लोगों ने हमारी लापरवाही की कीमत चुकाई। एसोसिएशन का सार्वजनिक बयान पढ़ा। माफी के अलावा ठोस कार्रवाई हुई। एसोसिएशन और प्रभावित समूहों ने भारी पुनर्निर्माण निधि की स्थापना की, जोन डी के पुनर्निर्माण और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए खरबों डॉलर का योगदान दिया। सभी जीवित बचे लोगों को चिकित्सा देखभाल, आवास सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सभी प्रमुख जागृति संगठनों में नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए, बेहतर पृष्ठभूमि जांच और भविष्य में घुसपैठ को रोकने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस उपाय तैयार किए गए। पुनर्निर्माण के प्रयास लचीलेपन और सामुदायिक एकजुटता के प्रतीक बन गए, लेकिन हमले के निशान आने वाले महीनों तक दिखाई देते रहेंगे। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जब चंद्रमा अपने रेटिना पर चमकती अधिसूचना को देख रहा था, तो उसकी संतुष्टि की मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। आखिरकार यह हो गया। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें, 50/50 पूर्ण। 5 असामान्य दुर्लभ या उच्च रैंक वाले कौशलों को कॉपी करें और समझें, 5/5 पूर्ण। एक महान रैंक कौशल हासिल करें, 0/1। उनकी 3 विकास आवश्यकताओं में से 2 आधिकारिक तौर पर पूरी हो चुकी थीं। शिकार के लंबे सप्ताह के दौरान मून ने अपना अधिकांश समय द ग्रैंड होराइजन और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ करने में बिताया था। वह ग्रैंड होराइजन के विशाल क्षेत्र के भीतर 10 एस रैंक जानवरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में कामयाब रहा, जबकि आसपास के शिकार क्षेत्रों में शेष लक्ष्य ढूंढे। उसकी भंडारण रिंग में अब 25 से अधिक एस रैंक जानवरों की लाशें थीं, जिनमें उनके मूल्यवान कोर भी शामिल थे। इसके अलावा उसे सैकड़ों ए रैंक जानवरों की लाशें मिलीं जो अतिरिक्त आय प्रदान करेंगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मून ने गणना की कि अपनी पूरी इन्वेंट्री बेचने के बाद अपनी मौजूदा निवल संपत्ति के साथ मिलाकर उनकी कुल संपत्ति $130 मिलियन से अधिक हो जाएगी, जो कि आगे की चुनौतियों के लिए आवश्यक किसी भी उपकरण या संसाधनों को खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इस सप्ताह के दौरान स्थिति अपडेट के लिए चंद्रमा भी कई बार पृथ्वी पर लौटा था। अपनी पहली वापसी पर उन्हें पता चला कि वह परिचित क्षेत्र जहां वह वर्षों तक रहे थे, अब अस्तित्व में नहीं है। उसकी जगह एक निर्माण क्षेत्र ने ले लिया है जो धीरे धीरे खंडहरों से पुनर्निर्माण कर रहा है। उन्हें यह समझने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी कि कुछ विनाशकारी घटित हुआ था, वे बच गए थे। उनकी अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद मून को गहरा आभार महसूस हुआ कि उनके समूह ने संकट के दौरान अभयारण्यों में शरण ली थी। यदि वे पृथ्वी पर बने रहते तो वे एसेंड्रस्टर के हमलों के सीधे शिकार होते। एक पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था, उसके अपार्टमेंट की इमारत भी बाकी सभी चीजों के साथ वाष्पीकृत हो गई थी।
सौभाग्य से क्षेत्र से जुड़ी स्मृतियों के अलावा मून के पास यहाँ कोई महत्वपूर्ण सामान नहीं था। अपार्टमेंट स्वामित्व के बजाय किराए पर लिया गया था, जिसका मतलब था कि उसे कोई प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। यह बोझ पूरी तरह से मकान मालिक पर पड़ा। खरीदारी के बजाय किराए पर लेने का स्मार्ट निर्णय उन्होंने आंतरिक रूप से प्रतिबिंबित किया। एसोसिएशन संभवतः तुरंत पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय पीड़ितों की अधिकतम संख्या को कवर करने के लिए किस्तों में मुआवजा वितरित करेगा। जोन डी अब नागरिक निवास के लिए रहने योग्य नहीं था, कम से कम अगले महीने के लिए नहीं। निकटतम व्यवहार्य विकल्प जोन सी था, जहां एस रैंक गेट जिसे उसने साफ किया था वह मूल रूप से उभरा था। वह क्षेत्र उनके लिए सबसे अधिक परिचित रहा क्योंकि यह एकमात्र अन्य क्षेत्र था जिसकी खोज में उन्होंने कुछ समय बिताया था। अपने फोन की जांच करने पर मून को सेलीन और यारा दोनों से नियमित स्थिति अपडेट मिले। ये संक्षिप्त संदेश अभयारण्य यात्राओं के बीच संक्रमण के दौरान सुरक्षा की पुष्टि करने की उनकी विधि के रूप में कार्य करते थे। उन दोनों को प्रतिक्रिया संदेश भेजने के बाद मून ने व्यापक हमलों के बाद अपने दोस्त की भलाई की जांच करने के लिए केल से भी संपर्क किया। मून ने अपना फोन जेब में रखा और जोन सी में ग्लासी ग्रुप की सुविधाओं में से एक की ओर बढ़ गए। उनके सफल बेस रिक्लेमेशन मिशन के लिए बड़े पैमाने पर पुरस्कार उनका इंतजार कर रहे थे, साथ ही उनके पास बेचने के लिए पशु सामग्रियों की एक विशाल सूची थी। अपने व्यापारिक लेन देन के समापन के बाद मून ने तुरंत अभयारण्य लौटने की योजना बनाई। पिछले सप्ताह में उन्होंने उन स्थानों के बारे में कई आशाजनक सुराग जुटाए जहां असाधारण शक्तिशाली एस रैंक जानवरों की सूचना मिली थी। यह खुफिया जानकारी कई स्रोतों से आई, मौखिक, इंटरनेट फोरम और जागृति समुदाय चर्चाएं। एकत्रित जानकारी के आधार पर मून का मानना था कि इस बात की काफी संभावना है कि इनमें से एक रिपोर्ट में वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी का वर्णन किया गया है। सापेक्ष आसानी से अन्य एस रैंक विरोधियों को खत्म करने में सक्षम जानवरों के बारे में विवरण कई अन्य युक्तियों के साथ मिलकर केवल शक्तिशाली एस रैंक प्राणियों के बजाय सर्वोच्च रैंक प्राणियों के साथ मुठभेड़ का दृढ़ता से सुझाव देते हैं। भव्य गगनचुंबी इमारत में प्रवेश करते समय मून ने बुदबुदाते हुए कहा, इस बार मुझे पूरी तरह से तैयार होकर जाना होगा। उसकी अंतिम विकास आवश्यकता, एक पौराणिक कौशल की खोज गंभीरता से शुरू होने वाली थी। लेकिन सबसे पहले वह यह सुनिश्चित करेगा कि फर्स्ट सैंक्चुअरी की गहराई में किसी भी सर्वोच्च स्तरीय चुनौती का सामना करने से पहले उसके पास हर संभव लाभ हो। ग्लासी ग्रुप की कई शाखाओं में से एक के अंदर मून को सुविधा के प्रमुख प्रबंधकों में से एक से मिलने के लिए तुरंत ले जाया गया। मिस्टर आउटलॉ, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत खुशी हुई, मध्यम आयु वर्ग के इवोल्वर ने गर्मजोशी से कहा और एक व्यापक मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि वह विकास पद और शक्ति में बेहतर था, फिर भी उसने संगठन के भीतर मून के महत्व को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ग्लासी ग्रुप के चेयरमैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जो आकस्मिक रूप से हुई हो। मून को असाधारण उपचार और प्राथमिकता सेवा प्रदान करने के लिए उच्च प्रबंधन के सीधे आदेशों का उल्लेख न करें। मून ने अपने बेस रिक्लेमेशन मिशन के पूरा होने के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने दोनों सुविधाओं को सफलतापूर्वक साफ किया और उन पर कब्जा करने वाली शत्रुतापूर्ण ताकतों को खत्म कर दिया। मून ने पुष्टि की, सहमत पुरस्कार मेरी पसंद का एक एस रैंक हथियार था, साथ ही दोनों आधारों पर मासिक आय का 5% भी था। अपने रिकॉर्ड से परामर्श करने और मिशन की स्थिति की पुष्टि करने के बाद प्रबंधक ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वास्तव में सर, यह पूरी तरह से सही है। आपके मिशन को पूर्ण और मुआवजे के लिए तैयार के रूप में चिह्नित किया गया है। एस रैंक हथियार के संबंध में आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध हैं। हम या तो आपकी विशिष्ट युद्ध आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार कर सकते हैं, या आप हमारी मौजूदा प्रीमियम सूची में से चयन कर सकते हैं।